स्टार्ट हुआ है रिकॉर्डिंग? बताना मुझे एक बार थोड़ा। हैगा मैसेज था। गया है ना? ओके। अच्छा देखो, गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग इसलिए बिकॉज हम लोग आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे। ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इससे पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन क्लास किया था। आज भी इंट्रोडक्शंस का ही थोड़ा कंटिन्यूएशन चलेगा, ठीक है। मतलब अभी भी फाइनेंस का जो कैलकुलेशन पार्ट है उस पर अभी तक नहीं पहुँचे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। लेकिन इससे पहले अभी क्या है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बैकग्राउंड बिल्डअप चल रहा है। अगर मैं इन सिंपल कहूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया था, मतलब इससे पहले जो एक क्लास हुआ है उसमें भी मैंने बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर इन सिंपल कहा जाए, जो कभी भी फाइनेंस के बारे में नहीं पढ़ा है उसके लिए भी बोल रहा हूँ, जो फाइनेंस पढ़ा है कभी पहले कॉलेज लेवल में या फिर कभी भी किसी भी तरह से अगर पढ़ लिया, तो फाइनेंस इन सिंपल एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, वही जुगाड़ करना, ठीक है। मतलब पैसा का जुगाड़ पे लगे रहना, कि ताकि किसी भी तरह से अगर मुझे बिजनेस करना हो तो मुझे फाइनेंस का ज़रूरत पड़ेगा। तो जुगाड़ कहाँ से करें, ठीक है। तो जहाँ से करते हैं जुगाड़ उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो देर आर मतलब बहुत सारा टाइप्स ऑफ फाइनेंस का सोर्स है सर, जो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। कुछ कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को पता भी है, जो लोग स्पेशली स्टॉक मार्केट का क्लास भी करते हो उनको काफ़ी कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल चीज़ें बताते हैं और यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशंस और फाइनेंस का जो इंटरनल मॉडलिंग्स है उसके बारे में बात करेंगे। मतलब स्टॉक मार्केट तो क्या बताऊँ सर, मतलब फाइनेंशियल एरिया का एक एक जस्ट एक छोटा सा एरिया को कवर करता है। फाइनेंस एक ओवरऑल बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर स्टॉक मार्केट एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, और भी डेब्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सभी इसके अंदर मतलब एप्लीकेटिव एरिया है, ठीक है। ठीक है, अभी स्टॉक मार्केट में नहीं चलते। बस इतना कहना चाहूंगा आपको कि फाइनेंस मतलब इन सिंपल ऐसा है कि भाई पैसा का जुगाड़ कहाँ से करे और पैसा को इन्वेस्ट कहाँ पर करे, यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। जुगाड़ करना, और सिंपल है कि जो बिजनेस है ना सर, तो ये जो बिजनेसमैन है बेसिकली, आप ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि एक बिजनेसमैन की तरह सोचो, ठीक है। जस्ट फील दैट कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है। आप लोग सुने होंगे ना एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर जो भी होते हैं, मतलब रिस्क उठा के बिजनेस करते हैं। अब ये जो रिस्क उठा के बिजनेस करते हैं ना, इनका रिस्क सबसे बड़ा यही होता है कि उनको पैसा जुगाड़ करना पड़ता है। और ये जैसे ही वो पैसा जुगाड़ करता है तो ऑब्वियसली ऐसे ही तो फ्री में तो पैसा नहीं मिल जाता ना। क्या रे, फ्री में पैसा मिल जाता है क्या, या बदले में कुछ पे करना पड़ता है? हाँ सर बोलो ना, पैसा फ्री में मिलता है कि बदले में कुछ पे करना पड़ता है? पे करना अरे पड़ता पे करना पड़ेगा एकदम सर। या तो आप उसको इंटरेस्ट कहो या फिर आप उसको डिविडेंड बोलो, ठीक है, जो भी नाम से बोलो सर, अल्टीमेट बात तो ये है कि या फिर बदले में आप कंपनी का शेयर ही प्रोवाइड कर दो, जो भी करना है करो, लेकिन आपको बदले में कुछ देना पड़ेगा। तो ये जो बदले में वापस करने का जो कॉन्सेप्ट है, से फॉर एग्जाम्पल आज अगर आप किसी से, बैंक से या किसी से भी 1 लाख रुपीज़ लेते हो और बैंक या वो पर्टिकुलर पर्सन आपको बोलते हैं कि भाई 1 लाख का, मतलब 1 लाख के बदले आपको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 1 लाख का 15% इन सिंपल कितना हो जाएगा, 15,000। अब वो 1 लाख आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे, है ना, जो भी आपका प्रोफेशन है या बिजनेस है। जैसे आप लोग चार्टर्ड बन रहे हो, सीएमए बन रहे हो, सीएस बन रहे हो, तो अपना कोई फार्म ओपन कर लेना। तो फार्म ओपन करके अपना फार्म का जो बिजनेस है, जो उसका प्रोफेशनल सेटअप है उसको बनाते हो, फिर वहाँ से अपना क्लाइंट जुगाड़ करना, प्रोफेशन को धीरे धीरे ग्रो करना, और ऐसे करते करते आप लोग जैसे जैसे क्लाइंट जुगाड़ होता जाएगा, ये जो 1 लाख आपने फंसाया था, वो 1 लाख तो आपको कहीं ना कहीं से मार्केट से उठाना पड़ेगा अपना बिजनेस या प्रोफेशन करके। अगर आप 1 लाख का इंटरेस्ट 15% था एनुअल लेवल पे, 15,000 का एक्सपेंस आपको करना ही पड़ेगा। तो कम से कम यहाँ पर 1 लाख डाल के जो आपने इन्वेस्ट किया अपने प्रोफेशन पे या बिजनेस पे, 15% से ज़्यादा तो कमाना पड़ेगा। हाँ, क्या बोलते हो सर, 15% से ज़्यादा तो कमाना पड़ेगा? ये सर नो, इतना तो मुझे बताओ सर। हेलो, 15% से ज़्यादा तो हाँ कमाएंगे ना? तो 15%, लेकिन एटलीस्ट अगर कोई 15% भी रिटर्न में कमा लेता है तो बिजनेस सर्वाइवल मोड पे चलेगा। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस, बट एक सर्वाइवल मोड पे बिजनेस आ गया है। या फिर बिजनेस अगर शुरू शुरू में उतना भी, मतलब अगर 15% भी मार्केट से रिटर्न कमा लेता है तो एटलीस्ट अपना जो लोन का पैसा है या जो भी इंटरेस्ट उसको वापस करना है, रीपे करना है, उतना लायक वो बन जाएगा। ऐसे में क्या है कि वो बिजनेस अपने आप को सर्वाइव करा सकता है।
तो ये जो पैसा उसने रीपे करने के लिए जितना वो रिटर्न कमा रहा है ना, अगर मिनिमम 15% भी कमा रहा है तो ये 15% हो गया उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। मतलब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जो 15% उसको रीपे करना पड़ेगा वो हो जाता है उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप लोगों के फाइनेंस के अंदर एक चैप्टर बन जाता है, उसमें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल का वैराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा सर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आगे आगे एक एक चैप्टर के अंदर जाएंगे, बहुत सारे चैप्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, ठीक है, वर्किंग कैपिटल, लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, ऐसे ढेर सारे डिविडेंड डिसीजन, ठीक है, ऐसे ढेर सारा कैश फ्लो, फंड फ्लो, इस तरह का रेशियो एनालिसिस, इस तरह का अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेके ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक एक चैप्टर बनता है, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट है कि ये फाइनेंस पढ़ना क्यों है, इस फाइनेंस का बैकग्राउंड क्या है, इसी में थोड़ा भी समय दे रहे हैं सर, ठीक है, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेवल में चल रहा है तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समय देना चाहिए ना, कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। और ये बेसिक लेवल अगर एग्जाम ओरिएंटेड में देखा जाए तो बेसिक से बहुत सारा छोटा छोटा एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस या फिर किसी बड़ा क्वेश्चन के साथ एक शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं सर, ठीक है। तो ये बेसिक एरिया काफ़ी वाइटल है, बिकॉज ये ब्रॉड क्वेश्चंस के अंदर भी काम आता है, स्मॉल क्वेश्चंस में भी काम आता है अगर एग्जाम ओरिएंटेड बात किया जाए तो। और अगर प्रैक्टिकल लाइफ ओरिएंटेड बोलो तो बहुत यूजफुल है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चलो मैं आपको एक एक करके मैटर पे बात करता हूँ और फाइनेंस रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग डेटा भी आपके साथ में आज शेयर करूँगा, ठीक है सर। स्क्रीन शेयर करते हैं और आप मुझे बताइएगा। अच्छा, ये डेटा में बाद में बात करते हैं सर, ये फाइनेंस का ही एक कॉन्सेप्ट है, मेरे को मिला था, तो कौन सा कंट्री स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्ट करते हैं इसका एक डेटा है, डिस्कस करूँगा सर, वेट। तो बेसिकली एकदम बेसिक लेवल में चैप्टर का नाम है सर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस या बेसिक्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। मतलब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिक्स एरिया आपको अंडरस्टैंड करना है। तो लास्ट वीक मैंने जो जो पॉइंट पे एक ओवरव्यू दिया था, ठीक है, उसको मैं एक बार फिर से अगर आपको रिवाइज करा दो 2 मिनट में, तो आपको मैं इतना बता सकता हूँ, हमारा प्रीवियस लेक्चर जो था बेसिक पॉइंट था, जैसे मैं आपको ये बताना था कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। हर एक कंपनी में ना एक सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ज़्यादातर केस में या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या तो कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब सीएमए वाले हो सकता है या फिर एमबीए इन फाइनेंस भी बनता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो चार्टर्ड और सीएमए का ही बोलबाला ज़्यादा है सर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स में। सर कैसे पता आपको? सर ये एक्सपीरियंस में देखा गया है सर, ठीक है, कि फाइनेंस, हार्डकोर फाइनेंस का नॉलेज स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया सीए एंड सीएमए को बहुत ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। सीएस को भी नॉलेज मिलता है बट सीएस का वर्क एरिया थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए उसको फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज वो कंपनी का ओवरऑल मैटर देखता है, लीगल मैटर देखता है। तो फाइनेंस को संभालने के लिए कंपनी ज़्यादातर केस में चार्टर्ड या सीएमए के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। किसी को भी वो काम दिया जा सकता है, मतलब ये दोनों में से किसी को भी ये परफॉर्म करने का मौका मिलता है। आप किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट निकाल लो सर, किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट, ये अदानी का रिपोर्ट है, आपको देख के समझ में आ रहा है। ये देखो, ये आपका बिग फोर जो है अपना अर्नेस्ट एंड यंग का रिपोर्ट भी है इसके अंदर, ठीक है। तो मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन के अंदर कौन कंपनी का डायरेक्टर्स है, सीएफओ कौन है, सीईओ कौन है, तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन की तरह आपको बस बताना चाहता हूँ कि एक फाइनेंशियल ऑफिसर कंपनी में क्या करते हैं। आप समझ रहे हो ना सर? ये जो रिपोर्ट है ये अदानी का एनुअल रिपोर्ट है सर, ठीक है। तो गौतम मतलब अदानी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मैं लास्ट क्लास में भी दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को जल्दी में अवेलेबल हो जाता है। आप बोलोगे तो कोई और कंपनी का भी शो कर दूंगा, लेकिन ये मेरे को फटाफट मिल जाता है। ऐसे अदानी बड़ा ब्रांड है तो मुझे बोलने में भी थोड़ा सुविधा होता है क्योंकि हर कोई पहचान लेता है। लेकिन मुझे चाहिए फाइनेंशियल एरिया, ये कैश फ्लो, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा है सर, ठीक है। ये सभी चीज़ें कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, ठीक है, ये सब चीज़ आप लोगों को सीखना पड़ेगा सर। अकाउंट्स में भी करते हैं कोई, साथ में फाइनेंस में भी करते हैं, बिकॉज अकाउंट टिक जहाँ पर खत्म होता है ना, फाइनेंस टिक वहीं से स्टार्ट होता है सर। मतलब सर मतलब ये होता है कि अकाउंटेंसी को एनालाइज करना ही फाइनेंस का काम होता है। सर क्या बात करते हो? हाँ सर, अकाउंटेंट तो अकाउंट्स बना देगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने मिला के जैसे जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बताएगा वैसे ऐसे अकाउंट्स बन जाएगा। लेकिन अकाउंट्स बनने के बाद उसका फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करना है, दैट इज द वर्क ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसीलिए हर कंपनी में आप देख सकते हो, जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरीज, ये तो होगा ही।
लेकिन कंपनी में इनका रोल बहुत होता है सर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? हेलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इतना बताइएगा। हाँ सर। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों दिखाया आपको। इसके दिखाने के पीछे मेरा एक ही कंसेप्ट था कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ने के पीछे आपके मन में ये मनसूबा होना चाहिए कि आप भी फ्यूचर में जाके हो सकता है किसी कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन जाओ, या फिर स्टार्टिंग में चीफ ना बनो बट कम से कम एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल ऑफिसर तो बन ही सकते हो, ठीक है, जो एसोसिएट में काम करते हैं। स्टार्टिंग में नॉर्मली कोई चीफ नहीं बन जाता, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि अगर आपको किसी कंपनी का फाइनेंस को मैनेज करना है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से समझना है, या फिर किसी भी बिजनेस को अंदर से समझना है, तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, टू एनालाइज द बिजनेस, यू मस्ट नो द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरऑल कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट। धीरे धीरे चैप्टर वाइज बात करेंगे सर। लास्ट दिन मैंने आपको ये पॉइंट उठाया था बट बताया नहीं था, ठीक है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका स्कोप है सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे कॉन्सेप्ट बताना। सर प्रॉफिट मैक्सिमाइज, वेल्थ मैक्सिमाइज, बात कुछ समझ में नहीं आया सर। बात कुछ ऐसा है, जैसे मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि जो वेल्थ मैक्सिमाइज करना या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, सर आप लोग मुझे एक चीज बता सकते हो, ये कंपनी जो मार्केट में आता है, बिजनेस करता है, बिजनेस करके इनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट कमाना। अरे प्रॉफिट कमाने हाँ सर। ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं होता है? लेकिन सर क्या वेल्थ कमाने का भी ऑब्जेक्टिव होता है क्या? यहाँ पर एक डिबेट चढ़ जाएगा सर। सर कुछ कंपनी सोचते हैं कि प्रॉफिट कमा लूँ और बात को ख़त्म करें, कोई सोचता है नहीं प्रॉफिट कमाना ऐसा है ताकि हम वेल्थ भी बना पाए। तो ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज एंड वेल्थ मैक्सिमाइज में क्या डिफरेंस है आज बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं लास्ट वीक भी इस पॉइंट को उठाया था, ठीक है, आज फिर से उठाऊंगा बिकॉज आज डिटेल्स डिस्कशंस भी करना है। और रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अदर डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, मतलब अकाउंट्स के अंदर और भी बाकी जो डिसिप्लिन है उसके साथ फाइनेंस का क्या रिलेशन है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ठीक, जहाँ पर अकाउंट्स खत्म होता है फाइनेंस वहीं से स्टार्ट होता है। सर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं आपको तब से देने का कोशिश कर रहा हूँ, दैट इज ये जो मैं आपको रिपोर्ट ओपन करके रखा, ये रिपोर्ट में आप देख सकते हो कि ये अकाउंट्स बनाया गया। हाँ ये देखो सर, ये देखो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें आपको कंपनी का बैलेंस शीट दिख रहा है 31 मार्च 2021 का, ठीक है। अब इसमें कंपनी का एसेट, कंपनी का लाइबिलिटीज, ठीक है, सारा का सारा। फिर कंपनी का पीएल देखो आप, ठीक है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का पीएल देख लिया आपने। फिर आप कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लो, ठीक है, कंपनी का कैश फ्लो, ये सब एज पर अकाउंट्स बन जाता है। लेकिन अकाउंट्स बनने के बाद इसको फाइनेंशियल लेवल में एनालाइज करना होता है, और उसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अंदर से समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए रिलेशनशिप ऑफ मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अदर डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग, या जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, चार्टर मतलब नॉर्मल अकाउंटिंग, सारे के सारे कॉन्सेप्ट के साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या मतलब मुद्दा है इनका, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, ये सब बात तो करना है धीरे धीरे, काम ही क्या है सर। लास्ट दिन मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक बार आप लोग घर में गो थ्रू कीजिएगा, मैं क्लास शेयर करूंगा अगर किसी का मिस है तो, जिन लोगों का ऐसे है बहुत सारे लोगों का मिस। ये एक स्टेज था सर, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 का। ये स्टेज एक्चुअली ये सिखाते हैं कि जब भी कोई बिजनेस पहली बार, ठीक है, वैसे गाना है ना, पहली पहली बार बिजनेस किया है, सर मोहब्बत मोहब्बत छोड़ो, हाँ, पहली पहली बार बिजनेस किया है। तो अगर कोई बिजनेस पहली पहली बार बिजनेस करना स्टार्ट करता है, उसका जर्नी क्या है, वो जर्नी यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, जो मैं लास्ट वीक डिस्कशंस किया था, ठीक है। पहली पहली बार बिजनेस किया है, तो पहली पहली बार बिजनेस करने का जो स्टेजेस होता है उसमें फाइनेंस का क्या रोल प्ले होता है वो बहुत अच्छे से समझाया गया था। तो प्लीज एक बार मस्ट गो थ्रू सर, हाँ, लास्ट वीक का क्लास जरूर देखिएगा। अच्छा शेयर कर लूंगा सर। अच्छा, ऐसा करते करते हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सवाल ढूंढने निकल गए सर, ठीक है। सर क्या क्वेश्चन का सवाल, बहुत सारा सवाल है लेकिन तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थ्री की क्वेश्चंस बीइंग इंक्वायर्ड एनी बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायरिंग मनी, एंड दी थ्री की क्वेश्चंस बीइंग रिक्वायर्ड। जिनको पैसा का जरूरत है उनको तीन सवाल उनके मन में चलता है। वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम,
पैसा मिले तो कहाँ से, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, पैसा इन्वेस्ट करे तो कहाँ पर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। पैसा जुगाड़ जब बोले सर, वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजंस। एंड हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट among the shareholders to keep them satisfied, जिनके पैसे से बिजनेस बन रहा है उनको सेटिस्फाई करने के लिए डिविडेंड डिसीजंस है सर। जो जिनके पैसे से बिजनेस बनता है उनको सेटिस्फाई करना है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनी हो, चाहे जो भी कंपनी हो सर, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट लिस्टेड तो पब्लिक ही हो गया सर, गवर्नमेंट कंपनी हो। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर्स टू कीप देम सेटिस्फाइड, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजंस। सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये बेसिक क्लास में आपको बता रहा हूँ मैं, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो अभी अगला 5-6 महीना डिस्कशन चलेगा, आप लोग एक ही चीज रोज सुनते जाओगे। क्या जानते हो, रोज सुनोगे, पक जाओगे, पर बोर नहीं होगे। सर क्या बात सर, पक जाना मतलब ही तो बोर होना। हाँ सर, बट आप समझे ना, मतलब सुन सुन के थक जाओगे लेकिन बोर नहीं हो सकते आप। क्यों? बिकॉज आपको मजा आएगा। तो ये फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस, ये तीनों चीजों का सवाल का जवाब ढूंढना ही इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एरिया है सर। इसमें आपको एक डेटा दिखाता हूँ, चलो। जैसे कि मैं आपको बोला डिविडेंड डिसीजंस, ठीक है। स्टॉक मार्केट जैसे एक बहुत बड़ा एरिया है, सबको पता है सर, स्टॉक मार्केट का नॉलेज सबको है ना। स्टॉक मार्केट कौन नहीं जानता, मतलब एटलीस्ट स्टॉक मार्केट के बारे में खबर तो थोड़ा बहुत हर कोई कम ज़्यादा रखता है। ये सर एक डेटा है, मुझे रिसेंटली मिला है सर, ये पेटीएम का DRHP से मिला था, ठीक है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस से। देख सकते हो आप लोग, मतलब जो पेटीएम का जब शेयर आया था उसी से मिल गया था कि व्हाट परसेंट ऑफ नेशंस पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन स्टॉक। आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है ना, कि पूरा वर्ल्ड वाइड किस कंट्री का कितना लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ ए नेशंस पॉपुलेशन इन्वेस्ट इन स्टॉक, दिखाई दे रहा है सर आप लोगों को? अरे अरे बोलो, दिख रहा है कि नहीं? किसी का भी Yes. आवाज नहीं सुन रहा है, जियाउल का आवाज है। अच्छा चलो ठीक है सर। सर ऑब्वियसली एक चीज तो आपको समझ में आई क्या, सबसे लंबा वाला जो झंडा है वो यूएस का है। बिकॉज यूएस बिजनेस लेवल में सच में एक एग्जाम्पल खड़ा किया, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में यूएस सच में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रेडी किया हम सबके सामने। तो ये रहा यूएसए। यूएसए का ओवरऑल पॉपुलेशन 33 करोड़ है सर, टोटल पॉपुलेशन 33 करोड़ पॉपुलेशन में से 55% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि यूएस में जो कंपनीज है, ठीक है, यूएस में जो कंपनीज है इनको फाइनेंस करते हैं पब्लिक। हाँ, फाइनेंस बाय पब्लिक। अब बात समझ रहे हो सर? हाँ, यूएस कंपनीज फाइनेंस्ड बाय पब्लिक, मतलब वहां का जो लोकल पॉपुलेशन है उनका ऑलमोस्ट 55% एवरेज में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और कंपनी को क्या मिल जाता है? फाइनेंस मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई फाइनेंस करता है कंपनी को, मतलब कंपनी को क्या कर रहा है? पैसा दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है कंपनी में, ठीक है, एज एन इंडिविजुअल, एज ए कंपनी, जो भी हो, ठीक है। तो यूएस का टोटल पॉपुलेशन का 55% कंपनी को इन्वेस्ट, कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहा है, और कंपनी के लिए क्या बन रहा है? कंपनी के लिए वो फाइनेंस हो रहा है सर, सिंपल बात है, पैसा का जुगाड़ हो रहा है। और जब पैसा का जुगाड़ हो जाता है ना, जब पैसा का जुगाड़ होता है तो कंपनी के लिए भी एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग है कि हम शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई कैसे करें। फाइनेंस तो हो ही जा रहा है उसको, है ना, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी के लिए, देखो कंपनी को कौन फाइनेंस कर रहा है? अगर मैं स्टॉक मार्केट लेवल में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, डिवेंचर है, बॉन्ड है, बताऊंगा आप लोगों को सब कुछ, लेकिन सिंपल स्टॉक मार्केट उठाया बिकॉज स्टॉक मार्केट इज अ वेरी पॉपुलर डिस्कशन एरिया, ठीक है। तो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कंपनी को चाहिए फाइनेंस, जिसमें कौन कर रहा है? इन्वेस्ट पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट है, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट है, बट कंपनी के लिए क्या है? फाइनेंस। तो वेयर टू गेट द मनी फ्रॉम? गेट द मनी फ्रॉम पब्लिक। हाँ, 30 यूएस का बात करें तो 33 करोड़ में से 55% लोग इन्वेस्ट कर दिया। अब कंपनी के लिए सबसे बड़ा डिसीजन क्या है कि हम इस पैसे को इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें?
ताकि ऐसा रिटर्न कमाए कि शेयर होल्डर जो बनेगा उनको सेटिस्फाई कर पाए। डिस्ट्रीब्यूट, हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग शेयर होल्डर, ऐसे बिजनेस करे कि शेयर होल्डर को सेटिस्फाई कर पाए। ये कंपनी के लिए एक चैलेंज है सर। चाहे कंपनी टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, पेटीएम हो, रिलायंस हो, जिसका भी नाम ले लो। ऐसे इंडियन स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट 5 to 7,000 के आसपास कंपनी लिस्टेड है, ठीक है। ये इंडिया का बात कर लिया। तो ये डेटा फिर से देखते हैं सर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि फाइनेंस आपको कहाँ कहाँ लेके जाएगा, दुनिया घुमाएगा सर। हाँ, कभी दुनिया ही घूम रहे थोड़ा सा। तो ये हो गया यूएस, ठीक है, ये यूएस का बात कर लिया थोड़ा सा। अच्छा, अब बात करते हैं, ऐसे दिख रहा है ना इमेज, ये थोड़ा और बड़ा करें। ये रहा अभी ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ये ग्रेट ब्रिटेन सर बहुत ही छोटा सा कंट्री है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। मतलब जो इंग्लैंड हम लोगों के बहुत दिन तक राज किया, बट इनका बिजनेस दिमाग का दाद देना पड़ेगा, है ना। इनका बिजनेस दिमाग का सच में 7 करोड़ का पॉपुलेशन है। 33% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। सर ये रहा चाइना। अगर लास्ट 50 ईयर्स में अगर कोई कंट्री सबसे ज्यादा ग्रोथ कर पाया दुनिया भर में, वो है चाइना, मानना पड़ेगा भाई, ठीक है। लास्ट 50 ईयर्स का बात कर रहा हूँ। ऐसे पुराना हिस्ट्री उठाएंगे तो चाइना कुछ कम नहीं था। हिस्ट्री अगर पुराना हिस्ट्री लाइक अगर आप 500 1000 साल पुराना बात भी करोगे ना, 500 ईयर्स, 1000 ईयर्स, है ना, चाइना कुछ कम नहीं था। हमेशा बहुत ही अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट चाइना ने बिल्ड करके दिखाया और दुनिया भर में। बट मैं जस्ट लास्ट 50 ईयर्स का बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेशली ये एक न्यू एरा स्टार्ट हुआ था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया भर में ना सिनारियो बदल गया सर, ठीक है। तो वो बदलते सिनारियो पे चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया सर, ठीक है। चाइना पॉपुलेशन 140-150 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है, जिसमें से 13% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। सर अब बात आता है हमारा देश भारत का, ठीक है, इंडिया। तो ये भारत देश 138 करोड़ का पॉपुलेशन है, लेकिन सर अभी क्या बताऊं आपको 3% है। ऐसे वर्ल्ड मैप में आ जाता है इन्वेस्टमेंट या मार्केट के हिसाब से, बट अभी भी बहुत दूर चलना बाकी है। मतलब जिस हिसाब से देश का पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से हमारे देश में लोगों के पास पैसा का ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से स्टॉक मार्केट अभी तक उस लेवल पे नहीं पहुंचा, बिकॉज लोगों के अंदर अभी भी फाइनेंस का नॉलेज, क्या लगता है आप लोगों को फाइनेंस का नॉलेज अच्छा है कि बुरा है? बुरा तो नहीं बोल सकते, मतलब अभी इतना बोलेंगे कि फाइनेंस का नॉलेज अभी बहुत लेना बाकी है, ठीक है। मतलब स्कोप बहुत है, अभी गैप बहुत है। अब आप लोगों पे डिपेंड करते हैं कि आप लोग कैसे स्प्रेड करते हो फाइनेंशियल नॉलेज को लोगों के अंदर। ज़रूरी है सर, ज़रूरी है, आप समझ रहे हो ना, इसलिए ज़रूरी है बिकॉज बिजनेस को पैसा चाहिए सर। जैसे ज़मीन पे खेती करना हो, चावल बनाना हो, एक सिंपल, आप इसको एक सिंपल एक एग्रीकल्चर की जैसे ही सोचो कि आज अगर एक किसान को न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ठीक है, एक सिंपल एग्रीकल्चरल लैंड, आपके घर में भी अगर कोई ज़मीन हो तो आप उसके लिए भी सोच सकते हो। एक एग्रीकल्चर पे ये ज़मीन पे ये खेती में किसान क्या कर रहा है? हाँ, चावल उगा रहा है या फिर गेहूं उगा रहा है, जो कर रहा है। लेकिन एक चीज़ देखो कि इसको करने के लिए इसको बीज का ज़रूरत है। हाँ सर, बीज मतलब जिसको बो के, मतलब जिसको बेसिकली शोन करके ये पेड़ को उगाएगा, चावल बनेगा, सब्जी बनेगा, इसके लिए इसको फाइनेंस का ज़रूरत है। तो ये बीज बोएगा, वहाँ से फसल बनेगा, फिर वो फसल मार्केट में सेल होगा, फिर जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर कौन हो गया सर? देखो सर, जमीन मानो किसी का है, उसके जमीन पे कोई कोई काम करने आ गया, ठीक है, कोई वर्कर बन गया, तो कोई बोला देखो भाई मैं तुम्हारे जमीन के खेती में थोड़ा मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, आप मुझे भी कुछ दे देना। तो ये किसान जितना पैसा कमाएगा उसके बेसिस में ही ना शेयर होल्डर का पैसा ग्रोथ होगा। तो शेयर मार्केट फाइनेंस इज ऑलमोस्ट लाइक दैट, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन इस मार्केट को थोड़ा बड़ा लेवल में सोचो, सोचो कि न्यू न्यू बिजनेस आएगा तो उनको पैसा का जरूरत है, और वो पैसा उसको फाइनेंस के थ्रू से मिलेगा, फाइनेंसर के थ्रू से मिलेगा, ठीक है। उसमें स्टॉक मार्केट आ सकता है, बैंक आ सकता है, एनबीएफसी आ सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड आ सकता है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट उसके अंदर आ सकता है इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी को पैसा जुगाड़ करके देगा, कंपनी उससे बिजनेस करेगा, बिजनेस करके रिटर्न कमाएगा, और रिटर्न कमा के, सिंपल बात है,
आज जैसे अमेरिका इतना रिच बना है, चाइना डे बाई डे रिच बन रहा है, ग्रेट ब्रिटेन बहुत पैसा कमाया, ठीक है। सिमिलर वे में हमारा ये जो कंट्री भारत है ना, जिसके पास एक ज़माने में बहुत पैसा हुआ करता था, आज नहीं है, ठीक है, वो अलग बात, बट बन जाएगा सर, बन जाएगा। हम भी दुनिया के एलिट कैटेगरी में ज़्यादा दिन नहीं। स्वामी विवेकानंद एक जगह में 1897 के आसपास स्वामी जी बोल के गया था सर। आई डोंट नो आप लोग स्वामी जी को पढ़ते कि नहीं पढ़ते, बट पढ़ा कीजिए, सबको बोलूँगा, ठीक है। बिकॉज स्वामी जी को पढ़ोगे तो भारत को जानोगे। अगर देश को प्यार है तो सीरियसली स्वामी जी को पढ़ा करो। 1897 में ये सिर्फ सन्यासी या मतलब ऐसे सिर्फ सन्यासी नहीं थे वो, ठीक है। उनका कुछ फाइनेंशियल किताबें भी मिलता है, इंग्लिश में, हिंदी में, हर लैंग्वेज में मिलता है। पूरा भारत क्या, पूरा वर्ल्ड, ऑल ओवर दी वर्ल्ड मिलता है। वेदांत सोसाइटी है, तो इनका एक फाइनेंशियल सिनारियों के ऊपर स्वामी जी का एक पॉइंट पढ़ रहे थे, तो उसी में स्वामी जी बोल रहा था फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट में। आप सोचो एक बार, मैं पढ़ रहा था तो मेरे को भी दिमाग में चला। 1897 में स्वामी विवेकानंद बता रहे हैं कि आज से 50 ईयर्स लेटर, मतलब 1897 में खड़े होके स्वामी जी कह रहा है आज से 50 ईयर्स लेटर, 50 साल बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा। और एग्जैक्टली 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला है। जैसे भी आए, ठीक है, मैं तो मानता प्रॉपरली नहीं आया, बट जैसे भी आया, आया तो सही। तो स्वामी जी 1897 में बैठ के पूरा समझ गया था कि 1947 के आसपास में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा। और उसने ये भी बताया था, उसी लाइन पे मैं पढ़ रहा था, कि ठीक उसका 50 साल बाद, ठीक है, उसका और भी 50 ईयर्स लेटर, मतलब 1947 से और 50 ईयर्स लेटर, मतलब 2005 ऑलमोस्ट, ठीक है, 2003, 4, 5, 2004-5 के बाद इंडिया फिर से वर्ल्ड इकोनॉमी में या दुनिया भर में अपना जगह वापस आया। मतलब सिर्फ पैसे से नहीं, हर चीज़ में, इंडियन कल्चर के थ्रू से, इंडिया का जो दुनिया भर में नाम है, ठीक है, जो जो कारण के लिए दुनिया में इंडिया जाना जाता है, ठीक है। जैसे इंडिया नोन फॉर इट्स स्पिरिचुअलिटी, इंडिया नोन फॉर ये जो इंडिया का जो एक अतिथि देवो भव, दुनिया को बहुत नमन करते हैं, सबको बड़ा प्यार बांटता है, ठीक है, और अंदर से बहुत बुद्धिमान होते हैं, ठीक है, लेकिन अहंकार नहीं करते, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो भारत का है, भारत का जो अंदर का कल्चर है पुराना, ये चीज फिर से वापस आ रहा है। और जब कोई भी कंट्री, जैसे आज चाइना को देखो ना, आज चाइना इतना डेवलप क्यों किया? बिकॉज चाइना अपने कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। वो किसी का कल्चर को एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंपोर्ट नहीं कर रहा है, कि भाई आपका दूसरे का कल्चर जबरदस्ती लेके नहीं। भारत का लोगों को भारत का कल्चर से, भारत का जो अपना गुण है उससे भारत के लिए कुछ करना चाहिए। बिकॉज हमको पता है कि हमारे हमारे अंदर कुछ तो है। ऐसा नहीं कि हर चीज में ब्रिटिश को कॉपी करना होगा, हर चीज में अमेरिका को कॉपी करना होगा। जो कल्चर बन गया है, गलत कल्चर बन गया है, और जितना दिन ये कल्चर अंदर घुसेड़े रहेगा ना सर, उतना दिन भारत को देरी हो जाएगा। इंडियन बिजनेस सिनेरियो में चेंजेस आना देरी हो जाएगा। अपनापन लाना बहुत जल्दी, हाँ दुनिया से सीखना जरूर चाहिए, जिसका जो अच्छा है वो जरूर सीखे, बट सीख के अपने हिसाब से। जैसे आज अगर हमारा योगा को अगर देख लो आप, योगा है तो इंडिया का, लेकिन आप यूएस में जाओ, हर एक गली में आपको योगा क्लास मिलेगा। मैं कभी यूएस गया नहीं सर, बट इतना मैं जरूर खबर रखता हूँ कि यूएस के हर एक गली में, न्यूयॉर्क सिटी के हर एक मतलब चौराहे में, कैलिफोर्निया के हर एक चौराहे में आपको योगा क्लास दिख जाएगा। मतलब आप समझ रहे हो ना कि हर व्यक्ति के अंदर, हर एक देश के अंदर अपना अपना कुछ ना कुछ है। बस अपना चीजों को फिर से याद करो कि भाई क्या है हमारा, और उसी चीज को एक्सपोर्ट करो। जैसे चाइना करके दिखाया कि चाइना को पता था कि चाइना का जो लेबर है ना, चाइना का जो मतलब वहाँ का जो लोकल श्रमिक, जो भी बोलो आप, उनके अंदर ना टेक्नोलॉजिकल चीज़ों के ऊपर ना, मतलब आज से नहीं, 500,000 ईयर्स पहले भी कोई भी मैकेनिकल छोटा छोटा चीज़ों में ना ये लोग काफ़ी अपने हिसाब से बेहतर होता था। और वही चीज़ को ये दुनिया से सीखा, कॉपी किया, सस्ता रेट में दुनिया को बेचता गया। आज तो देखो ना श्रीलंका का क्या हालत हुआ, खबर है आप लोगों को? श्रीलंका का कर्जा हो गया चाइना के पास। अभी तो ऐसा हालत है कि चाइना शायद श्रीलंका को ले ले। हाँ, अब श्रीलंका भारत के पास आ गया कि बचा लो हमें। खबर रखे हो सर प्यारे? है दादा। रखा करो सर, रखा करो, बहुत जरूरी है ये सब चीजें। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, देश बढ़ रहा है ऐसे, बट सर मुझे तो ये 3% अच्छा नहीं लग रहा है। कम से कम ये 30% होना चाहिए 138 करोड़ के लिए। मतलब इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को डेवलप होना बहुत ज़रूरी है सर, तभी मैं इतना सारा बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। स्प्रेड करो सर, फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए दुनिया को बताओ, जिसको मतलब अगर घर के बगल में कोई रहते हैं उनको बताओ, घर में काम करने लोग आते हैं उनको समझाओ। सर
मारपीट तो ना देगा? अरे सर समझाते रहो, क्या पता इसी में आपका भी कहीं ना कहीं बन जाएगा। सर ब्राज़ील 21 करोड़ का पॉपुलेशन है, 2% लोग करता है। सर 138 करोड़ में 3%, 21 करोड़ में 2%, आप समझ सकते हो ब्राज़ील का इकोनॉमी काफ़ी डेवलप है कंपेयर टू इंडिया। कंपेयर नहीं करना चाहिए, बंदा लोग काले होते हैं बट सर हमसे ज़्यादा अच्छा है अभी। अच्छा इंडोनेशिया 27 करोड़ का पॉपुलेशन है, 1% का इन्वेस्टमेंट मतलब स्टॉक मार्केट नॉलेज मतलब इन्वेस्टमेंट है इन लोगों का। अच्छा तो सर भारत थोड़ा पीछे ही है लेकिन बढ़ रहा है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एरिया किस तरह से डे बाई डे ग्रो कर रहा है दुनिया भर में, और उसमें हम लोग भी कुछ पीछे नहीं है लेकिन और थोड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग होना चाहिए। ठीक है सर आगे बढ़ाओ। ओके ओके आगे बढ़ रहे हैं सर। तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है नहीं है मैं लास्ट वीक बताया था, थोड़ा लास्ट वीक का क्लास एक बार जरूर देखिए। एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सिंपल क्या है सर? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब पैसा जुगाड़ करे कहाँ से, प्रोक्योर करने का मतलब क्या है? जुगाड़ लगाना और उसको यूटिलाइज करना। इन सिंपल प्रोक्योर का मतलब होता है सर जुगाड़, ठीक है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना जुगाड़ू होते हैं भारतीय, है ना, इंडियंस जुगाड़ू होते हैं, एग्जैक्टली जुगाड़ू बन जाओ, पैसा कहीं से भी जुगाड़ करो, हाँ, और उसको यूटिलाइज करो। ऐसे याद आया, कोई मुझे एक दिन पूछ रहा था कि ये इसके बारे में MBA चाय वाला के बारे में, आप लोग सुने हो सर MBA चाय वाला के बारे में? मैं उस दिन नहीं बताया था बट आज मेरे दिमाग में आ गया। ये MBA चाय वाला सर, इसका नाम है प्रफुल्ल, फुल पूरा नाम याद नहीं आ रहा है बट सर चाय का दुकान बनाया और क्या बताऊँ आपको दुनिया मतलब पूरा भारत में छा गया सर ये, ठीक है? MBA चाय वाला जर्नी ऑफ एन MBA ड्रॉप आउट बिकम इन इंडिया का चाय वाला बाई फॉर्मिंग ए कंपनी दैट इज रीजन बिहाइंड मिलियंस ऑफ पीपल टू स्माइल एवरी डे बाई इट्स नोबल डीड्स वर्सिटाइल वाइब्स एंड गरम गरम मसालेदार चाय, ठीक है? तो आई होप आप चाहो तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, इनका वेबसाइट भी है, ठीक है? बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये MBA के एग्जाम दे रहा था बट एग्जाम देके फेल हो रहा था, कैडमैट में फेल हो गया, फिर सोचा कि भाई हमसे तो हो नहीं रहा है, तो बाद में ये सोचा कि क्यों ना इंडिया में चाय का बड़ा डिमांड है तो क्यों ना एक ऐसे कैफे कॉफी डे जैसा चाय का ही दुकान बना ले, तो बना दिया सर। इस बार का प्रॉफिट है इसका ऑलमोस्ट 5 करोड़ का, न्यू रिसेंट रिपोर्ट आया है सर, ऑलमोस्ट 5 करोड़ का रेवेन्यू कमाया इस साल का, 2021-22 का बात कर रहा हूँ। तो इसका अपने लेक टाउन में भी एक फ्रेंचाइजी ओपन हुआ है, 1 लाख या 1.5 लाख का फ्रेंचाइजी बिक रहा है, मुझे जितना खबर मिला है, उससे कम भी हो सकता है, आई डोंट नो बट एग्जैक्टली नहीं सर, बट 50,000 से 1 लाख के आसपास इसका फ्रेंचाइजी मॉडल कुछ ऐसा चल रहा है, एग्जैक्टली नहीं, गलत बोला, 50,000 1 लाख नहीं, सॉरी 2-3 लाख तो होगा, ज़्यादा होगा कम तो नहीं होगा, सॉरी 50,000 1 लाख में क्या करेगा? समझ रहे हो ना सर? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, इसने अपने पापा से भी कुछ जुगाड़ लगाया था, जुगाड़ लगा के दोस्तों वगैरह से जहाँ से जो पैसा मिला जुगाड़ लगा के फंड को यूटिलाइज किया और आज देखो MBA चाय वाला बन गया सर, पूरा भारत में इसका चाय का दुकान स्प्रेड कर रहा है। क्या सोच रहे हो आप लोग भी चाय का दुकान लगाने का सोच रहे हो क्या? अरे सर इसका मतलब ये थोड़ी ना है चाय का दुकान लगाने का मतलब ये नहीं है, मतलब चाय का दुकान को सोचो कि मतलब एक अलग लेवल में सोचो कि एक स्नैक्स कॉर्नर, एक टी स्टॉल कॉर्नर, मतलब आपका दुकान हर जगह में होगा, ठीक है? जैसे ओयो रूम, हाँ ओयो रूम जिस तरह से रितेश अग्रवाल ने किया, जो भी हो बिजनेस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, उनका भी कुछ प्रॉब्लम देखा गया है, बट भारत के हर कॉर्नर में उनका होटल होगा, होटल चेन होगा, मानना पड़ेगा बंदे का सोच को, ठीक है? कि मतलब ऐसे वर्ल्ड वाइड त्रिवागो जैसे कंपनीज है, बहुत बड़े बड़े Booking.com जैसे कंपनीज है, उनको भी मात दे के रख दिया ओयो ने, मानना पड़ेगा। Booking.com बहुत बड़ा कंपनी है, उसके सामने ओयो रूम कुछ नहीं था, बट आज ओयो दुनिया भर में छा गया है। आप लोग ओयो तो जानते होंगे, क्या रे? हाँ सर, ओयो का खबर तो होगा आप लोगों को, ठीक है? ही इज द पर्सन। तो बेसिकली पैसा का जुगाड़ लगाया और पैसे को एक सही दिशा दिया और बिजनेस बना दिया, ठीक है? अब बात यहीं पर है सर कि ये जो जुगाड़ लगाएंगे ना पैसा का बिजनेस करने के लिए, ये जुगाड़ में प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है, जो आपको मैं आज डिटेल्स में थोड़ा समझाने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको कहाँ कहाँ से पैसा मिल सकता है। इन सिंपल कहो तो ऐसे बोल सकते हैं सोर्स ऑफ फंड्स,
ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हो डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है, ओनर्स फंड, मतलब आपका भी कुछ खुद का फंड होगा, मतलब लाइक ओयो बोलो या एमबीए चाय वाला बोलो, ठीक है, खुद का भी कुछ होगा, या फिर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पेटीएम का विजय शेखर शर्मा है, ठीक है, या फिर आप रिसेंटली अपना नायका, ठीक है नायका का फाल्गुनी नैयर, हाँ फाल्गुनी नैयर, बहुत सारे बड़े बड़े नाम आ जाएगा सर, रिसेंटली लास्ट 10 साल में बना, ऐसे लोगों का नाम आ जाएगा सामने। कुछ अपना फंड, कुछ फंड आप डिवेंचर्स या बॉन्ड के थ्रू से उठा सकते हो। क्या है, किस किस तरह का काम करता है, मैं आपको समझाऊंगा आगे। एंजल फाइनेंस, सर एंजल फाइनेंस कौन है? सर एंजल उसको बोलते हैं, इस केस में एंजल वो बन जाते हैं जो एकदम स्टार्टिंग फेज में आपके बिजनेस में बिना सोचे समझे, ज्यादा 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 नहीं सोचेगा, ठीक है, कि क्या पता, सपोज आपको जरूरत है 5 करोड़ का, बात को समझो सर, यू नीड 5 करोड़, अब आपको फंड का जरूरत है 5 करोड़ का, तो कोई ऐसे एंजल बन के आपके सामने आ रहा है, मे बी आपका पेरेंट्स, मे बी आपका फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स फ्रेंड्स, जो ज्यादा उम्मीद तो नहीं लगाते आप पे, ठीक है, आजकल एंजल फाइनेंस कंपनी भी बन गया बहुत सारा, तो ज्यादा उम्मीद नहीं करेगा, बट एकदम स्टार्टिंग फेज में किसी को भरोसा दिखाना किसी के ऊपर इतना आसान नहीं होता ना सर। आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है ना? स्टार्टिंग फेज में जब आप नया नया कुछ करते हो, क्या आप पे सब कोई भरोसा करता है? सब कोई क्या, मेरे हिसाब से तो कोई करता नहीं है। हाँ सर, बोलो ना, भरोसा करता है आप कोई? स्टार्टिंग फेज में आप कोई बिजनेस बस करते हो और आप पे सब कोई भरोसा कर लिया, बैंक तो भरोसा बिल्कुल नहीं करेगा, हाँ, बैंक हमेशा उन्हीं को लोन देता है जिनका कुछ पहले से बना हुआ है हाँ, आप बैंक के पास लोन लेने जाओ, हाँ भाई क्या है तुम्हारा, क्या जमीन है, क्या बिजनेस किया, नहीं नहीं होगा, फाइल बेकार में, फाइल फेंक देगा, ठीक है तो ये एंजल कुछ ऐसे लोग हैं सर, कुछ इस तरह का लोग जो आपके बिजनेस में स्टार्टिंग फेज में इन्वेस्ट करता है। एंजल को छोड़ के वेंचर कैपिटल का भी एक बहुत एरिया है, जब बिजनेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, वेंचर कैपिटल स्टार्टिंग फेज में नहीं आते सर, बिजनेस थोड़ा चलने देते हैं, उसके बाद जब 2-3 साल में बिजनेस का कुछ नाम हो जाता है थोड़ा बहुत मार्केट में, उसके बाद वेंचर कैपिटल का एंटर होता है। इसके अलावा कमर्शियल बैंक्स, जिसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म लोन का भी सुविधा है, तो ये तो बड़ा ही पॉपुलर पॉइंट है सर, वेरी पॉपुलर फाइनेंशियल एरिया। नॉर्मली लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि भाई बैंक में देखते हैं ना, अगर कुछ लोन वगैरह हो जाए। ऐसे आजकल अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी लोन का सुविधा मिल गया है सर। प्रधानमंत्री क्या योजना है, प्रधानमंत्री एक योजना चल रहा है सर, बेकार जनधन योजना, योजना, जन, हाँ, जनधन योजना, जनधन योजना, जनधन योजना। हाँ जनधन योजना, ठीक है, इसके तहत भी बहुत सारे लोगों को, जेन्युइन लोगों को जिनको ज़रूरत है, उनको लोन दिया जा रहा है, स्पेशली हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट बनाने के लिए, गांव गांव में महिलाओं के बीच में लोन का बंदोबस्त, ठीक है, इवन यूथ को भी मिल रहा है, अगर अच्छा बिजनेस का फंडा हो, 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख, डिपेंड करता है आपका बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है, दे रहा है सर, जनधन योजना के तहत लोन मिल रहा है। आपको अंदर कोई बिजनेस का जज्बात हो, आप भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका कोई रिलेटिव्स है तो आप उनके थ्रू से भी कर सकते हो, मतलब उनको बोल सकते हो कि भाई जनधन योजना में लोन मिल रहा है, ठीक है, क्या क्या है, थोड़ा चक्कर काटना पड़ता है, प्रॉब्लम एक ही है, वो बैंक वाले बड़ा मुश्किल में डाल देते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, बट बैंक में जो मैनेजर वगैरह होता है ना, इनको लोन सैंक्शन करने के लिए मतलब इनके पीछे लाइन लगाना पड़ता है, ठीक है, समझ में नहीं आता कि इनको क्या बताए, मतलब ये किसी का स्किल नहीं देखता ये मैनेजर लोग। अब आप ये बोलो कि प्रधानमंत्री या जो भी गृह मंत्री या जो भी आईपीएस ने या आईएएस ने ये योजना को बनाते हैं, ये क्या हर एक बैंक के अंदर घुस के देखेगा कि मैनेजर कैसे काम कर रहा है इतने बड़े देश में? तो मुश्किल है कि हर एक इंसान को ऑनेस्ट होना भी जरूरी है कि भाई सही टैलेंट को ढूंढे और सही टैलेंट में इन्वेस्ट करे, ठीक है। तो इसके लिए जो ग्रामीण लेवल में या फिर स्मॉल टाउन लेवल में मैनेजर्स बन के जाते हैं, इनके अंदर भी वो टैलेंट होना चाहिए कि भाई कौन सा बंदा मेरा लोन का वापस करेगा सही स्किल के साथ। बट ये लोग भी सेटिंग करता रहता है, ये मुझे खराब लगता है थोड़ा सोच के कि इनका भी सेटिंग मुझे एकदम बिल्कुल पसंद नहीं आता। आपको 1 लाख 1.5 लाख का सैलरी में रखा जाता है, सही काम करो ना, नहीं उसमें भी सेटिंग, लोन पास कराएंगे उसमें सेटिंग, अरे भाई कैसे चलेगा ऐसे? इसी को तो करप्शन कहते हैं, छोटा लेवल से लेके बड़ा लेवल तक। पूरा सर करप्ट है, पूरा करप्ट है, पूरा सिस्टम ही वही करप्ट है। वही प्रॉब्लम है, अब ये लोगों के अंदर खून खून में घुस गया है, अब इसके निकालने के लिए तो सर क्या है ना, इसीलिए बोलते हैं सर, इसीलिए थोड़ा स्पिरिचुअलिटी का जरूरत पड़ता है लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी कोई
भगवान का नाम लेना नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी इंसान को इंसान बनाते हैं, ठीक है, बस इसीलिए। वो सिर्फ किताबी ज्ञान लेने से और कुछ आईटी डिजिटल का नॉलेज लेने से दुनिया में कुछ बनेगा नहीं, बिकॉज दुनिया में तभी कुछ हो सकता है जब अंदर सच्चा बने, और सच्चे बनने के लिए थोड़ा मन में डर होना चाहिए ना, किसी चीज़ पे डर होना चाहिए, डर भी होना चाहिए, फेथ भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, भगवान से डरो यार, कि किसी को डरो ना डरो, कि कम से कम वो तो देख रहा है, पाप पुण्य समझते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई ऊपर वाला से डरना चाहिए। मतलब आप अगर गलत करते हो लेकिन आपको डर नहीं है कि कोई आपको देख रहा है कि भाई ये बात गलत है, लेकिन आपके अंदर ये फीलिंग्स ही नहीं है कि भाई हम गलत कर रहे हैं तो कोई मुझे देख रहा है। हाँ, मतलब लोगों का ऐसा सोच है, मैं गलत कर रहा हूँ, घूस ले रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, कौन क्या कर लेगा, कौन क्या उखाड़ लेगा, लोगों का ऐसा सोच बन गया है। मतलब क्या है ना, स्पिरिचुअलिटी जीरो है कुछ नहीं है अंदर, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी मतलब थोड़ी ना है कि माला जपना, अरे ऐसा थोड़ी होता है वो तो लोगों का एक सोच हो गया। आगे देखो सर, चलो, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव सिनेरियो बन रहा है सर, दुनिया बदल रहा है। आपको मैंने ग्लोबल कॉम्पिटिटिव सिनेरियो बताया कि किस तरह से यूएस का मार्केट, इंग्लैंड का मार्केट, इंडोनेशिया, ब्राज़ील का मार्केट, चाइना है, इंडिया भी है, हम इस दुनिया का फाइनेंशियल मॉडल के अंदर फिट हो रहे हैं सर, ठीक है, कुछ पीछे नहीं है हम लोग। तो इन ए ग्लोबल कॉम्पिटिटिव सिनेरियो इट इज़ नॉट इनफ टू डिपेंड ऑन द अवेलेबल वेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस, but resource mobilizations has to be undertaken through innovative ways on financial product। सर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, यस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, आप लोग म्यूचुअल फंड का नाम तो सुने होंगे, है ना। ये म्यूचुअल फंड में जो अलग अलग फंड बनता है ना, ये भी एक तरह का फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जिसके थ्रू से एक्चुअली हमसे पैसा फंड में लगाया जाता है, कंपनी को म्यूचुअल फंड के थ्रू से पैसा मिलता है, वो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक कॉन्सेप्ट है, तो उसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोला जाता है, व्हिच में मीट द नीड्स ऑफ इन्वेस्टर्स। We are constantly seeing new and creative sorts of funds which are helping the modern business to grow faster. For example, trading in carbon credits is turning out to be another source of funding। कार्बन क्रेडिट का भी कॉन्सेप्ट हो गया, वो जो लोग बड़े बड़े फैक्ट्री चलाते हैं ना, उनका एक कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये भी एक सोर्स ऑफ फंडिंग के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो गया, कार्बन क्रेडिट। Funds procured from different sources have different characteristics in terms of risk, cost and control। The cost of funds should be at the minimum level। मतलब आप जहां से भी पैसा जुगाड़ करोगे वो सस्ता में हो, ये कोशिश होना चाहिए, है ना। For that a proper balancing of risk and control factor must be carried out। Another key consideration in choosing the source of new business finance is to strike a balance between equity and debt। ये आप लोग म्यूचुअल फंड का ऐड देखते हो, हाँ, एक ऐड देखा मैंने, लोगों को दिखाते हैं, दिख जाए तो मजा आ जाएगा। म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड सही है बोल के एक ऐड आता है, देखते हैं सर, अगर मिल जाए इमेज तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो डेब्ट इक्विटी के बारे में क्या बताते हैं। हाँ मिल गया सर, सर ये वाला ऐड तो देखे होंगे आप लोग, देखा है क्या। अरे ये देखो, ये झूले पे बैठे हुए दो दोस्त, कभी ये नीचे आता है कभी वो नीचे आता है, और फिर बताते हैं कि बैलेंस हो गया। अरे देखा कि नहीं देखा ये वाला, देखा है ऐसा ये वाला, हाँ, बैलेंस एडवांटेज फंड्स। मतलब ये बेसिकली कहना ये चाहता है कि इसमें इक्विटी भी है और इसमें डेब्ट भी है, ठीक है। तो इक्विटी और डेब्ट म्यूचुअल फंड के अंदर एक बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। हमें म्यूचुअल फंड नहीं सीखना है अभी, म्यूचुअल फंड क्लास सैटरडे को होता है, सैटरडे को म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो फिर अभी क्या बोलना सर, अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कंपनी के फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस इसीलिए, और वो म्यूचुअल फंड क्लास में बात करते हैं इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू में, ठीक है, कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो कंपनी के लिए क्या है कि वो बैलेंस करते हैं इक्विटी एंड डेब्ट के थ्रू से, बैलेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट टू इंश्योर द फंडिंग स्ट्रक्चर सूट द बिजनेस। मतलब आपके बिजनेस को क्या ज़्यादा सूट करता है, क्या ज़्यादा इक्विटी लेना चाहिए, मतलब क्या ज़्यादा शेयर इशू करना चाहिए, या फिर मार्केट से लोन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, ये जो आगे का जितना सारा चैप्टर होता रहेगा ना सर, उसमें ये डेब्ट इज टू इक्विटी या डेब्ट बाय इक्विटी रेशियो, ये सब सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, कि कितना डेब्ट इक्विटी होना चाहिए, कितना इक्विटी डेब्ट होना चाहिए, ये देखते देखते ही आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट निकल जाएगा।
तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर, बेसिक्स ऑफ फाइनेंस में हैं और इक्विटी के बारे में बात ना करें तो इक्विटी बुरा ना बन जाएगा। तो चलो देखते हैं व्हाट इज इक्विटी। द फंड रेज्ड बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स आर द बेस्ड फ्रॉम द रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द फर्म सिंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रीपेमेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल। आज अगर कोई कंपनी मार्केट से शेयर के थ्रू से पैसा उठा रहा है, ठीक है, तो कंपनी को ना पैसा रीपे करने का कोई लायबिलिटी नहीं होता सर। मतलब ये जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें पैसा कंपनी अगर हमें ना दे तो इसमें कोई पाबंदी नहीं है, नहीं सर, कोई रोक टोक नहीं है, कंपनी आपको रीपे ना भी कर सकता है। नो क्वेश्चन ऑफ रीपेमेंट ऑफ इक्विटी बिकॉज सर एक्चुअली इक्विटी जो होता है ना वो ट्रू ओनर होता है। ये कॉन्सेप्ट से ही इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी पे कि आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, और इसी चीज़ें में लोगों का डर लगता है कि इसीलिए लोग बोलते हैं पैसा डूब गया। अरे भाई आप गलत बिजनेस पे पैसा लगाए, गलत घोड़े पे पैसा लगा दिया। मतलब ये हो गया कि आपको बिजनेस समझ के पैसा लगाना चाहिए। अगर आप बिजनेस को एनालाइज नहीं कर पाए तो आपका पैसा डूबेगा, ठीक है। इसलिए बिजनेस एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ा और डिटेल्स में सिखाया जाता है, बट आपको फाइनेंस में भी इसका समझ आएगा। The fund raised by the issue of equity shares are the best from the risk point of view for the firm, since there is no questions of repayment of equity capital except when the firm is under liquidation. हाँ, जब फर्म लिक्विडेट होता है ना, तब कंपनी को शेयर होल्डर का पैसा रिपे करना पड़ता है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि रिपे करने के टाइम पे लाइन पे किस तरह से शेयर होल्डर लग सकता है और क्या लास्ट में जाके इक्विटी का सब कब लाइन पे मौका मिलता है। फ्रॉम द कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, however equity capital is usually the most expensive source of funds. Yes, सबसे एक्सपेंसिव फंड इक्विटी होता है सर। कंपनी के लिए सोचो, जो भी सोचना है फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, आपका सोच हमेशा बिजनेस या कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। कंपनी के लिए मतलब यूजुअली मोस्ट एक्सपेंसिव फंड होता है इक्विटी। दिस इज बिकॉज द डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर्स आर नॉर्मली हायर देन prevalent interest rate, and also because dividends are an appropriation of profit not allowed as an expense under the Income Tax Act. Also, the issue of new shares to public may dilute the control of existing shareholder. Issue of new shares to public may dilute the control of the existing shareholder. सर मतलब थोड़ा डिटेल्स में समझाओगे? ओके सर, चलो मैं आपको इक्विटी के बारे में कुछ बातें थोड़ा डिटेल्स में समझाते हैं। हाँ, यहाँ पर तो थियोरेटिकली बता दिया, बट क्यों ना प्रैक्टिकली समझना चाहिए ना। सर समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने तो बहुत सारा बात कर रहा तब से। हाँ, रोशनी, प्रिया, बोलो एक बार। नंदिनी, नंदिनी, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो इक्विटी का कैरेक्टर को एकदम दिल से समझो सर। ये इक्विटी वाले जो होते हैं ना सर, एक कंपनी बना लेते हैं। चलो, अच्छा कंपनी बनाने से अच्छा है कि रियल लाइफ कंपनी देख लेते हैं। एक सेकेंड, बेकार में कंपनी बनाएंगे। कौन सी कंपनी के पास जाएंगे सर? सर पेटीएम के पास चलते हैं। इसका शेयर का दाम आजकल बड़ा मुश्किल में है। जब से इशू हुआ है उसके बाद से नीचे ही आ रहा है। 2000 में इशू हुआ था, अभी 1000 में आ गया। लॉस में है बहुत सारे लोग, ठीक है। लेकिन सुनो बात, ये पेटीएम है। पेटीएम का कंपनी का नाम है सर 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, ठीक है। मैं शेयर के बारे में बात नहीं करूंगा अभी कि सर पेटीएम अच्छा है बुरा है, फर्क नहीं पड़ता मुझे। अभी मैं आपको फाइनेंस समझा रहा हूँ, आप फाइनेंस को समझो। पेटीएम रिसेंटली आया सर मार्केट में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हार्डली 2 मंथ्स, ठीक है। पेटीएम, नाइका, ऐसे कंपनीज हाल फिलहाल में ही मार्केट में एंटर किया, मतलब स्टॉक मार्केट। उससे पहले प्राइवेटाइज फॉर्मेट में चल रहा था। तो अभी ये 197 कम्युनिकेशन, या जिसको आप लोग पॉपुलरली नोन एज पेटीएम जब मार्केट में आया था तो आईपीओ लेके आया था, ठीक है। अभी आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जो कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आते हैं, आईपीओ इशू करते हैं, थोड़ा समझा दिया आपको, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर करके वो आ गया। लेकिन अभी ये पेटीएम जो है, इसका शेयर प्राइस रखा था सर ऑलमोस्ट 2100 समथिंग कुछ, ठीक है। लेकिन अभी चल रहा है 1041। उसमें हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें जो लेना देना है कि पेटीएम को चाहिए था पैसा, ठीक है। ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ के आसपास का इसका जरूरत था, जो उसने उठा लिया। लेकिन बिजनेस में प्रॉपर मतलब अभी प्रॉफिट नहीं हुआ, ये सोचने के कारण
बहुत सारे इन्वेस्टर्स पेटीएम का पैसा मतलब जो शेयर में इन्वेस्ट किया था जल्दी जल्दी छोड़ के निकल गया, बट सबको ही नहीं सर, ज़्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इस तरह का लोग थोड़ा सा मार्केट में सेल कर दिया। लेकिन कंपनी का सिचुएशन देखते हैं अभी। अब ये पेटीएम धीरे धीरे मार्केट में बिजनेस करके अपना प्रॉफिट रेज करना चाहता है, मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है। आपको मैं इसका करंट कंडीशन दिखा रहा हूँ। ऐसे तो ये इस ईयर में स्टॉक मार्केट में आया है, इससे पहले ये प्राइवेटाइज सिस्टम पे ही चल रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21 में इसका नेट इनकम है सर 1696 करोड़। 19 में इसका, अच्छा सॉरी सर, लॉस, हाँ नेगेटिव, हाँ नेगेटिव 1696, मतलब 1600 करोड़ के आसपास का लॉस में चल रहा है। यहाँ पर इसका 2000 करोड़ का था, 2800 करोड़ का, वहां से 1600 है, उससे पहले साल में 4000 करोड़ का था। करेंट जो बिजनेस फोकस है पेटीएम का और ओवरऑल जो एनालिसिस मार्केट में भी अवेलेबल है, ठीक है, जितना समझ में आ रहा है, लाइक जेपी मॉर्गन, अर्नेस्ट एंड यंग, ऐसे बड़े बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जिसके जो सर्वे करते हैं उसके हिसाब से कहा जा रहा है सर ये पेटीएम 2026 में जाके प्रॉफिट रेज कर, मतलब प्रॉफिट बनाएगा 2025-26, ठीक है, उसमें जाके इसका प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा, मतलब ब्रेक इवन कंप्लीट होकर प्रॉफिटेबल बन जाएगा और उसके बाद से प्रॉफिट उसका बढ़ता ही जाएगा, बिकॉज एक बार वो ब्रेक इवन कर दे उसके बाद उसका प्रॉफिट बने रहेगा, ये कहने का मतलब है, बिकॉज इसका फ्यूचर भी बहुत बाकी है। ये मार्केट एनालिसिस है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि कंपनी जब मार्केट से 18,000 करोड़ आईपीओ से इशू किया, मतलब शेयर इशू किया, कंपनी के लिए, जैसे जिन लोगों ने मार्केट में इन पे पैसा डाला, आई नो बहुत सारे जो जनों को जानता हूँ जो पेटीएम में पैसा लगाया, ठीक है, मेरा भी पैसा लगा हुआ है। अब कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों ने पैसा लिया पेटीएम में, जिन्हें भी पेटीएम में पैसा फंसाया, इन्वेस्ट किया, पेटीएम के बिजनेस को समझ के बिजनेस में इन्वेस्ट किया, अब अगर इनका सोच गलत निकल जाएगा तो इनका लॉस हो जाएगा। चाहे मेरा पैसा है तो मेरा भी लॉस हो जाएगा। लेकिन आप पेटीएम की तरफ से सोचो कि पेटीएम को पैसा का जुगाड़ था, पेटीएम ने इक्विटी इशू किया, ये जो मैं आईपीओ के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक एक शेयर का दाम 2100 रुपये के समथिंग आसपास में कुछ था, ठीक है, और वो पैसा लेके वो मार्केट में उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा और फ्यूचर में बिजनेस करके ये प्रॉफिटेबल बिजनेस पे ट्रांसफर करने का सोच रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पब्लिक जिन्होंने पैसा दिया था इनको रीपे करने का वादा करेगा क्या पेटीएम? नहीं, कोई वादा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इक्विटी को ऐसा वादा नहीं मिलता, इक्विटी वाले को ऐसा वादा नहीं मिलता। लेकिन हाँ सर, फिर किसको वादा मिलता है? सर वादा वो उनको मिलता है जो लोन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर चेक करते हो, एक सेकेंड, इसमें देखते हैं, पीबीआईटी में देखते हैं, नहीं सॉरी पीबीआईटी मतलब इंटरेस्ट का बात कर रहा हूँ। पेटीएम का मार्केट में कुछ 37 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट वगैरह है सर जो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेस है 2 करोड़ का, ठीक है। इस तरह का जो भी उसका लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी उसको रिपे करना होगा। तो ज़्यादा लाइबिलिटी कुछ है नहीं इसका, ऐसे डिजिटल मोड में बिजनेस करते हैं। तो जो भी उसका रिपे करना है वो लोन वाले का पैसा रिपे करने का मैंडेटरी है सर, सबसे पहले वही करना पड़ता है। हर बिजनेस का एक बड़ा बेसिक पैटर्न होता है, हर बिजनेस का। अब ध्यान से सुनना, इसको हम लोग, मैं फाइनेंशियल पोएट्री बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। किसी भी बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट चालू होता है सेल्स से, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। बिजनेस का सेल्स होगा, वहाँ से वेरिएबल कॉस्ट, बिजनेस का डे टू डे जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको लेस करना पड़ता है। बिजनेस को क्या मिलता है सर? बोलो, कौन बोलेगा? कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट को हटाते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट का थोड़ा सा अच्छे से बोल। प्रॉफिट तो ईबीआईटी है ईबीआईटी, ईबीआईटी, हाँ। थैंक यू सर, दिस इज अ प्रॉफिट, बट अभी भी इंटरेस्ट और टैक्स का पैसा देना बाकी है। तो कंपनी का ये ईबीआईटी है ना, यहाँ से सबसे पहले इंटरेस्ट भरेगा सर, सबसे पहले इंटरेस्ट भरेगा। जो बैंक का लोन है, डिवेंचर का लोन है, ये सबसे पहले देना है। इंटरेस्ट देने के बाद बिजनेस के पास जो बचेगा दैट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे सर? पीबीटी और ईबीटी, ठीक है। और पीबीटी ईबीटी से जो भी इसका सबसे पहले देना है दैट इज टैक्स। टैक्स। जो बचेगा इसको क्या बोलेंगे?
पैट या फिर ईएटी, द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स के बाद अगर बिजनेस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज नॉट वेरी पॉपुलर, मतलब ऐसे नहीं, कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर उतना पसंद नहीं करता, बट फिर भी ज़रूरत पड़ने से करना पड़ता है। जैसे रिसेंट ट्रेंड में जस्ट डायल है ना सर, जस्ट डायल ने रिलायंस को प्रेफरेंस शेयर इशू किया 65% के आसपास। जस्ट डायल रिलायंस डील अगर देखोगे खबर आया था, आप लोग शायद खबर रखे होंगे कि कौन सा कंपनी कब क्या प्रेफरेंस शेयर इशू करता है। जस्ट डायल रिलायंस डील रिसेंटली हुआ है 2000 अगस्त का 15, मोस्ट प्रॉब्ली 15 अगस्त ऐसे कुछ टाइम पे हुआ था। ठीक है, ये इक्विटी भी है, सॉरी, पेनीज ऑफ जस्ट डायल एट प्राइस ऑफ 1020 पर इक्विटी शेयर फ्रॉम बीएसएस मनी, बीएसएस मनी उसका ओनर है, और प्रेफरेंशियल इशू पेड अप इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ जस्ट डायल, एक्विजिशन रिप्रेजेंट 15.63, सॉरी मैं गलत डेटा दिया, 15.63 ऑफ द पोस्ट प्रेफरेंशियल इशू पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ जस्ट डायल सेड रिलायंस इन अ स्टेटमेंट टुडे। ठीक है, आप चाहो तो ये न्यूज़ बाद में डिटेल्स में देख सकते हो। तो कंपनी इक्विटी भी लिया और प्रेफरेंस भी लिया, तो प्रेफरेंस शेयर्स डिपेंड करता है सर। ठीक है, ये कंपनी हमेशा नहीं देता, लेकिन अगर देता है, अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करता है, ठीक है, ये कंपनी लॉ के अंदर भी पढ़ाया जाता है अलग अलग इसके बारे में। तो प्रेफरेंस शेयर्स अगर हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स माइनस करो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, और ये नॉन फिक्स रेट में होता है सर। इसके अंदर प्रेफरेंस जो है डिविडेंड है ना सर, इसके अंदर इंटरेस्ट का भी थोड़ा कैरेक्टर होता है और थोड़ा शेयर का भी कैरेक्टर होता है। शेयर का कैरेक्टर इसलिए टैक्स इंटरेस्ट देने के बाद ही, ठीक है, मतलब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ना, दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है मतलब सारा लायबिलिटी चुकता करने के बाद, टैक्स लायबिलिटी, इंटरेस्ट लायबिलिटी चुकता करने के बाद ही डिविडेंड दिया जा सकता है, तो इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड है। लेकिन प्रेफरेंस फिक्स्ड होता है, लाइक 14%, 12% एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये फिक्स नेचर इंटरेस्ट का होता है, दैट्स वाई प्रेफरेंस के अंदर ना एक हाइब्रिड कैटेगरी आता है। ये सब चीजें आगे आगे एफएम के अंदर और डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन अब बात आता है इक्विटी का। सर हम इक्विटी के लिए इतना सारा चीज बता रहे हैं, तो ये पैट से प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिए, जो अमाउंट बचता है इसको बोलते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी। अब क्वेश्चन है सर, तो फिर इक्विटी सबसे महंगा क्यों है? सर इक्विटी सबसे महंगा इसलिए है, कंपनी का जो भी प्रॉफिट पड़ा रहेगा कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर ही बांटना पड़ेगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। इसलिए इक्विटी सबसे महंगा है, बिकॉज इंटरेस्ट भी फिक्स्ड होता है, बैंक इंटरेस्ट भी फिक्स्ड, प्रेफरेंस भी फिक्स्ड, गवर्नमेंट का टैक्स भी एक फिक्स रेट में ही देना पड़ता है। हाँ, लेकिन प्रेफरेंस वाले का, सॉरी इक्विटी वाले का जो है वो कंपनी का पूरा प्रॉफिट के अंदर ही उसका हक होता है। लेकिन हाँ, अभी एज पर बिजनेस, ठीक है, अब बिजनेस का जो प्रोमोटर्स है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह हैं, वो किस तरह से देख रहा है ताकि इक्विटी वाले सेटिस्फाइड रहे, इक्विटी वाले को चिढ़ा के, इक्विटी वाले को मतलब हाँ, मतलब किसी भी तरह का दुख पहुंचा के आप कोई भी बिजनेस डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? बिकॉज इनके बिना आपका बिजनेस में पैसा कौन आएगा? हाँ सर, वो भी विदाउट एनी रिस्क। रिस्क इसलिए नहीं है बिकॉज इनको रीपे करना मैंडेटरी नहीं है, बर्डन नहीं है। जैसे बैंक लोन अगर नहीं पे करोगे तो आप बैंकरप्टेड हो जाओगे। प्रेफरेंस वाले को भी ना पे करोगे ना तो उनका भी थोड़ा सा हक ज्यादा है, बिकॉज इनको फिक्स रेट मिलता है, इनका हक ज्यादा है कंपेयर टू इक्विटी। हक ज्यादा है मतलब पहले हक है, इक्विटी का हक सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो बचा कुचा रेसिडुअल हक है वो इक्विटी का ही है। लेकिन अगर बिजनेस का सबसे ज्यादा पैसा पे किसी का हक आ जाता है यूजुअली वो इक्विटी। आपको बात समझ में आ रहा है? रेसिडुअल मतलब बच के अगर ज्यादा रहेगा तो इक्विटी को ही मिलेगा, लेकिन अगर हाँ कुछ नहीं होगा तो इक्विटी को कुछ नहीं मिलेगा। तो रीपेमेंट का कोई चक्कर नहीं है इसका, लेकिन जब देना पड़ता है चप्पड़ फाड़ के ही देना पड़ता है, नहीं तो इक्विटी रोड जाएंगे सर। अगर इक्विटी रोड गया तो फिर बिजनेस का तो हवा टाइट हो जाएगा। कल स्टॉक मार्केट से सभी कोई पैसा उठाना चालू कर देगा ना, कल स्टॉक मार्केट से सभी कोई, जैसे 197 का मतलब पेटीएम का क्या प्रॉब्लम है, ये देखो सर, जो मैं आपको अभी इतना जैसे समझा रहा था, ये पूरा खेल यहीं पर दिखा है। देखो
रेवेन्यू से ये देखो EBITD है, मतलब इंटरेस्ट टैक्स, मैं थोड़ा डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन को थोड़ा सा साइड किया था। उसके बाद आ गया PBIT बाई EBIT, इंटरेस्ट एंड अदर आइटम्स। ये जाने के बाद बचा PBT, वहाँ से टैक्स दे दो, फिर नेट इनकम, और इक्विटी के लिए जो बचेगा उसको जब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे ना, नंबर ऑफ शेयर से जब डिवाइड करोगे तो उसको बोल देंगे अर्निंग पर शेयर, और ये आ जाता है डिविडेंड पर शेयर। इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, डिविडेंड का चैप्टर आएगा तो उसमें मैं डिटेल्स में चर्चा करूंगा डिविडेंड पर शेयर कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पे आउट रेशियो, दैट इज ऑल्सो डिविडेंड चैप्टर में बात करेंगे। तो ये पूरा कंपनी के एनालिसिस के अंदर फाइनेंस एकदम सर भर भर के छुपा हुआ है। आप लोग देख पा रहे हैं सर, एक कंपनी एनालिसिस में फाइनेंस भर भर के छुपा हुआ है। हाँ, मतलब कंपनी का फंडामेंटल्स तो फाइनेंस ही है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। बोलिएगा सर, हाँ ना, कुछ भी है बोलिएगा। हाँ सर। है दादा। ओके, अच्छा अब एक बात है सर, यहाँ पर एक पॉइंट बोला था कि लिक्विडेशन पे इक्विटी वाले का हक होता है। यस, जब कंपनी लिक्विडेट होता है मतलब जब कंपनी बंद होता है उस टाइम पे ऐसा क्या हक आ जाता है इक्विटी मतलब इक्विटी वाले का। सर लिक्विडेशन मतलब क्या है, जब कंपनी क्लोज होता है, बहुत हो गया बिजनेस कर लिया, बहुत हो गया बिजनेस करके थक गए, या फिर बैंकरप्टेड हो जा रहा है, बिजनेस में और ज़्यादा दम नहीं दिख रहा है, तो कंपनी क्या करता है, बिजनेस को बंद कर देता है। से फॉर एग्जांपल ये एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी लिक्विडेट हो रहा है, ठीक है, लिक्विडेट हो रहा है, तो जिसको जिसको कंपनी का पैसा लगा हुआ है वो लोग लाइन लगाते हैं, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड पार्टीज हैं कंपनी पे लाइन लगा दिया। सर भूत लग रहा है, इन्वेस्टर नहीं, ठीक है सर, आपको जो समझ आता है आप समझो। ये पहला वाला कौन है बोले तो, जो सबसे पहले लाइन लगाया, हाँ सर, Equity प्रेफरेंस shareholder. शेयर होल्डर। नहीं सर, ये है डिवेंचर और लोन होल्डर। सर। सर अभी आपको बताया, अभी बताया, ये देखो आपको मैं किसी भी कंपनी का उठा लो, एयरटेल का हालत देखोगे, एयरटेल का हालत देख के रोना आ सकता है, बट कंपनी अभी अच्छा कर रहा है। एयरटेल का फाइनेंशियल्स पे चलते हैं, ये देखोगे एयरटेल का हालत, कंपनी का रेवेन्यू से फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है लाइक डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन वो सबको हटाओ, ठीक है। सेकंड, ये रहा डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन के बाद क्या आता है, PBIT, है ना। अब इसके बाद सबसे पहले क्या देना पड़ा आपको, सबसे पहले आपको क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट एंड अदर आइटम्स, तो सबसे पहले डिवेंचर वाले। अब इसी में तो खेल बन गया एयरटेल का। लेटेस्ट रिपोर्ट देखो सर, इसका 15,000 करोड़ का मार्केट में इसका लोन बना हुआ है, 15,000 करोड़ का, ठीक है। ऐसे और भी कंपनीज हैं, मैं अभी कंपनी एनालिसिस नहीं करना चाहता, बस आपको फाइनेंस के अंदर समझाने के लिए ये सब बातें कर रहा हूँ, ताकि आप मतलब समझो कि क्या खेल चल रहा है। तो सबसे पहले कंपनी जब लिक्विडेट होता है तो बंदा लाइन लगते हैं, और उस पर सबसे पहला हक डिवेंचर होल्डर का या लोन होल्डर का होता है। दूसरा हक आता है प्रेफरेंस वाले का, जो प्रेफर्ड है, शेयर होल्डर है, प्रेफर्ड शेयर होल्डर है, लेकिन ये दूसरा में आएगा। और सबसे लास्ट में इक्विटी वाले का, अगर कुछ बचता है कंपनी का तो कंपनी को इक्विटी वाले को भी देना पड़ेगा, एकदम सर, ठीक है, एकदम देना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं बचता तो इक्विटी वाले क्या कुछ क्लेम कर सकता है, नहीं सर, एज सच क्लेम तो नहीं कर सकता, ठीक है। बट हाँ, प्रेफर्ड वाले इंटरेस्ट वाले का सिक्योरिटी रहता है, उसके बाद अगर कुछ भी बचेगा तो कंपनी को उसको रिपे करना पड़ेगा। बट जब बिजनेस चालू है, रनिंग हालत में बिजनेस को कोई रीपेमेंट करने का मैंडेटरी कॉन्सेप्ट नहीं है, किसको, इक्विटी वाले को। लेकिन एक बात दिमाग में हमेशा रखिएगा, अगर इक्विटी वाले को कंपनी नहीं दिया ना, ये अगर मार्केट से पैसा विड्रॉल करना चालू कर दिया, ठीक है, तो कंपनी का तो सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। कंपनी इधर उधर कहीं नहीं जा पाएगा, भयंकर हालत हो जाएगा, पैसा विड्रॉल चालू हो जाएगा तो, ठीक है। जैसे रिसेंटली पेटीएम के साथ ही ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अभी भी पेटीएम पे भरोसा लगा के रखा है। जो मेन इन्वेस्टर्स है पेटीएम का, उसका अभी भी पेटीएम में बहुत भरोसा है, इसीलिए पेटीएम का स्टॉक नीचे तो जरूर गया है, बट इसका उठने का फिर से चांसेस बढ़ रहा है,
ठीक है। एयरटेल का क्या कॉन्सेप्ट है सर, एयरटेल का बिजनेस में ग्रोथ हो जाएगा सर, ठीक है, बिकॉज अभी मार्केट में ज़्यादा कोई है नहीं ना, तो ऐसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बट शेयर एनालिसिस तो मैं नहीं करूँगा अभी। अच्छा, तो ये था इट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, इसीलिए इक्विटी को ट्रू ओनर बोलते हैं सर। ट्रू ओनर दुख में भी है, ट्रू ओनर सुख में भी है, ठीक है, लेकिन इनको रीपे करना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। और एक बात यहाँ पर लास्ट में क्या बोला था कि ये इनकम टैक्स के लिए एक्सपेंस के कैटेगरीज में नहीं आता। जो लोग अभी आजकल इनकम टैक्स पढ़ रहे हो वहाँ पर बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ रहे हो, है ना सर। कोइंसिडेंस देखो, मजा आ गया। जो लोग इनकम टैक्स क्लास में हो, बीपी के अंदर हम लोग एक्सपेंस देखते हैं कि कौन सा एक्सपेंस अलाउड करता है। तो कंपनी जो शेयर होल्डर को डिविडेंड देता है वो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। हाँ सर, कंपनी शेयर होल्डर के लिए जो डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं कंपनी के लिए एक्सपेंस है या नहीं, बोलो ना, खर्चा है कि नहीं। कंपनी अपने प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करता है कि नहीं करता। अगर कोई कंपनी आज 5 करोड़ कमाया या 50 करोड़ कमाया, अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देगा तो कंपनी के लिए वो एक्सपेंस की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्लीज। हाँ एक्सपेंस है कंपनी के, एकदम एक्सपेंस है सर, बट ये एक्सपेंस सर इनकम टैक्स में अलाउड नहीं है, बिकॉज ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। मतलब इनकम टैक्स कहता है कि इक्विटी वाले का जो खर्चा है, ठीक है, ये खर्चा कंपनी का, इवन प्रेफरेंस वाले का भी टैक्स देने के बाद ही आता है, ठीक है। प्रेफरेंस का खर्चा भी टैक्स देने के बाद ही आप रेफरेंस को भी दे सकते हो, उससे पहले नहीं। कहाँ पता चला, मैं आपको अभी बताया था, ये देखो, ये जो भी खर्चा यहाँ पर हुआ है, चाहे प्रेफरेंस का देख लो या इक्विटी का देख लो, टैक्स के बाद ही हुआ है। मतलब ये दोनों आइटम को इसीलिए क्या कहता है सर, प्रेफरेंस, डिविडेंड, अर्निंग फॉर इक्विटी, दीज आर पोस्ट टैक्स आइटम। तो फिर प्री टैक्स आइटम क्या है, फिर इंटरेस्ट। प्री टैक्स आइटम काम आएगा सर, ये प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स बहुत काम आएगा जब हम लोग आगे आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चर्चा दिमाग में रखिएगा, तब मैं बताने के टाइम पे इतना डिटेल्स में जरूरी नहीं होगा बताने का, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं होगा, बिकॉज अगर आप लोग अभी से बेसिक्स को बनाते हुए चलोगे तो। ओके सर, तो आई होप कब क्या इक्विटी के बारे में नॉलेज आपको मिल गया होगा। डिवेंचर्स के बारे में मैंने बता दिया आपको। डिवेंचर्स मतलब बेसिकली लोन की तरह। डिवेंचर्स एज सोर्स ऑफ फंड्स आर कंपैरेटिवली चीपर देन दी शेयर्स बिकॉज ऑफ देयर टैक्स एडवांटेज, ठीक है। टैक्स एडवांटेज मिलता है सर डिवेंचर्स में। सर कैसे, सर डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है ना, डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है, सपोज किसी ने कंपनी को 100 रुपीज़ का, चलो 100 रुपीज़ ही मान के चलते हैं, आपने किसी कंपनी को 100 रुपीज़ का डिवेंचर दिया, मतलब लोन दिया, ठीक है। कंपनी ने डिवेंचर इशू किया, आपने कंपनी को लोन दिया, ठीक है, मतलब आप बेसिकली सब्सक्राइब किए डिवेंचर। आप लोग तो ये सब क्वेश्चंस भी अकाउंट्स में करते हो, मैं आप क्या बताऊँ आपको। तो 100 का मानो कि इंटरेस्ट है 10%, तो 100 का 10% कितना हो गया, 10 टका। ये 10 टका टैक्स में बचत करेगा। कैसे सर, अभी तो दिखाया आपको कि इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको देने के बाद ही टैक्स में आते हैं। हाँ सर, अगर कंपनी ने 100 टका का डिवेंचर उठाया और उसका 10% का इंटरेस्ट है, तो वो 10% का इंटरेस्ट यहाँ पर शो होगा ना, मतलब EBIT से इंटरेस्ट हटेगा, तभी जाके कंपनी उसका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स में एडवांटेज मिल जाएगा। क्या रे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब मानो कि पहले आपका प्रॉफिट हो रहा था 1 लाख का, ठीक है, या चलो इतना मान के चलते हैं 100 टका का प्रॉफिट हो रहा था, 1 लाख नहीं, सिंपल सोचते हैं। लेकिन अगर आप 10 रुपीज़ इंटरेस्ट माइनस करते हो तो 90 टका प्रॉफिट हो जाएगा। तो पहले आपको अगर 100 के ऊपर टैक्स परसेंटेज मानो 30%, तो 100 का 30% मतलब 30 टका। अब 90 के ऊपर 30% मतलब 27 रुपीज़, तो 3 टका टैक्स कम हो गया ना। अब सोचो कि 100 के हिसाब से अगर 3 टका होता है, तो जिन लोगों का 100 लाख है, 1000 लाख है, उनका कितना एडवांटेज हो जाएगा। अरे बात कुछ पल्ला पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। तो इसको बोलते हैं डिवेंचर टैक्स शील्ड जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं सर, टैक्स शील्ड, मतलब टैक्स को शील्ड कर देते हैं। डिवेंचर क्या है, टैक्स शील्ड क्रिएट करते हैं। शील्ड मैं बताऊंगा फिर से चैप्टर के अंदर आएगा। इतना समझ लिया ना सर। अरे बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया। ये टैक्स शील्ड जनरेट करना समझ में आया कि अगर कंपनी के पास लोन है तो टैक्स में सुविधा होता है। ये बात क्लियर है कि नहीं, प्लीज टेल मी सर। Yes, sir.
The interest the company pays on a debenture is free of tax, unlike a dividend payment which is made from the tax profit, है ना? However, even when times are hard, interest on debenture loans must be paid, whereas dividend need not be. Yes, जब कठिन समय चलता है तब भी आपको इंटरेस्ट अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है? बट डिविडेंड पे करने का जरूरत नहीं होता। कठिन समय में कंपनी अपने शेयर होल्डर को थोड़ा समझा सकता है, और एज पर रूल भी डिविडेंड पे करना मैंडेटरी नहीं है। प्रेफरेंस के केस में क्यूमुलेटिव होता है, ठीक है, बट वो क्यूमुलेट हो जाएगा, बाद में दे देंगे, मतलब हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है, बाद में ले लेना। बट इंटरेस्ट के केस में बाद में वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता। However, debenture entail a high degree of risk since they have to repay it as per the terms of agreement. समय में अगर नहीं दिया तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बैंकरप्सी तक आ सकता है बड़े बड़े बिजनेस पे। कितना बिजनेस बंद हो गया सर, हाँ? बिग बाजार का हालत देखो, बिग बाजार का हालत देखो, रिलायंस कम्युनिकेशन का हालत देखो। विजय माल्या तो सर लंदन में जाके छुप छुप के बैठा हुआ है, 35,000 करोड़ का लोन लेके बैठा था बंदा, हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। सर गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स, इवन अपना वीडियोकॉन, चंदा कोचर जी ने आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस करके वीडियोकॉन को 1200 करोड़ का लोन प्रोवाइड कर दिया था, क्योंकि उनका हस्बैंड वीडियोकॉन में शेयर होल्डर है। आप समझ रहे हो? ऐसे ये कौन, किसका नाम बोले, विजय माल्या, हाँ, किंगफिशर एयरलाइंस, इतना लोन लेके हालत खराब हो गया। बहुत रिस्क के साथ ही लोन होता है सर, क्योंकि लोन रिपे नहीं कर पाओगे तभी प्रॉब्लम होता है जब बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाता है। हार्ड टाइम्स में लोन आपको मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए कहना बड़ा आसान है, लोन ले लो बिजनेस कर लो, आसान तो है बट मैनेज करना इतना आसान नहीं है। शायद लोन मिल जाए बट उसको मैनेज करने से, बोलते हैं ना, सक्सेस मिलना आसान होता है कंपैरेटिवली, बट सक्सेस को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता। इस काइंड ऑफ दैट सर, मतलब लोग, लगता है ना लोगों कि भाई 10 लाख मिल जाए तो अभी तीर मार दूं। जो लोग नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, 10 लाख 10 करोड़ जिसका जैसा प्रोजेक्ट है, भाई 10 करोड़ का जरूरत है, भाई जुगाड़ कर दो। 10 लाख का जरूरत है, जुगाड़ कर दो। 10 लाख तो मिल गया, फिर उसको मैनेज करना, टाइम पे लोन का इंटरेस्ट रिपे करना, उसके लिए आपको दमदार काम करना पड़ता है सर, ठीक है, तभी जाके आप मेंटेन कर पाते हो। सुनने में ऐसा लगता है 10 लाख ही तो है, अरे भाई 10 लाख क्या, किसी से 100% उधार लो, उसको बोलो कि भाई 15% तुम लोन लेना, मैं तुम्हें 150 कमाऊंगा, फिर वहां से तुम्हें 15 दूंगा, और बाकी 35% मैं रखूंगा। कभी करके देखना सर, आपको मेरा बात समझ में आया? किसी से 100 रुपया उधार लेना, बात सुनना मेरा, हाँ, जस्ट कभी ये एक चैलेंज दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि 100 रुपीज, आप लोग वैसे व्हाट्सएप में देखता हूँ डेयर करते हो बहुत लोग, हाँ, डेयर, हाँ, मैंने ब्लू पहना है, आप ब्लू पहन के दिखाओ, डेयर। मैं आपको एक डेयर देता हूँ, करोगे सर? हाँ, 100 का लोन लेना है किसी दोस्त से, और उनको ये बोलना है कि 15% का इंटरेस्ट लो भाई, ठीक है, और तुम्हारा चैलेंज ये रहेगा, यू हैव टू अर्न 150 रुपीज, ओके, 150 रुपीज आप वहां से अर्न करोगे और उसको 15% वापस करोगे कितने दिन के अंदर? चलो 1 मंथ का टारगेट दे दिया आपको। कैसे करोगे आप देखो, डाका डालोगे, क्या बेचोगे, आई डोंट नो सर, बट दैट्स द टारगेट। 150 कमाना है, 15% इंटरेस्ट देना है, और 35 खुद का रखना है। कर पाओगे? हाँ सर, मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बोल रहे हैं। जो भी करोगे मेरे को बताना सर, करके दिखाना, हाँ। सिंपल सा टास्क दिया, बड़ा सिंपल सा टास्क सर, ज्यादा में बोलो 100 तो कम हो गया, अरे भाई 100 ही रखो ना, हाँ, 100 में ही करो। 100 लेना है, 150 उसी पैसे से कमाना है कहीं भी बिजनेस में करके, और उसको 15% वापस करना है, 35 अपना रखना है, ठीक है। पहले 100 करो, फिर 1000 करना, फिर 10,000 करना, देखो तो क्या क्या सिचुएशन क्रिएट कर पाते हो अपने लाइफ में। वो सर समझ में कुछ आया? डिवेंचर बोलो। अरे सर बोलो, हाँ ना तो Yes, सर sir. बोलो। हाँ सर। सर ये तो बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, फंडिंग फ्रॉम बैंक्स। इसमें क्या बताऊं मैं आपको? कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फंडिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज
Apart from supporting business in their routine activities, deposit, payments, etc., they play an important role in meeting the long-term and short-term needs of a business enterprise. Different lending service, बहुत सारी चीज़ें हैं ये फंडिंग फ्रॉम बैंक्स का. इसमें फंड बेस्ड है, नॉन फंड बेस्ड है. सर क्या बात करते हो? देखो थोड़ा लिस्ट यहाँ यहीं पर बैंक का कितना सारा फाइनेंसिंग कॉन्सेप्ट बैंक ने बना के रखा. फंड बेस्ड, नॉन फंड बेस्ड, इट्स काइंड ऑफ कैश क्रेडिट. ये सबका डिटेल्स आगे आगे चर्चा करूंगा. कैश क्रेडिट मतलब स्टॉक के बेसिस में आपको लोन मिलता है. ठीक है, आपका बिजनेस है, उसका स्टॉक है, स्टॉक दिखा के आपको लोन मिला, फिर आप फिर से वापस कर दिए, फिर से लोन मिला. इट्स काइंड ऑफ ओवरड्राफ्ट. कैश क्रेडिट इज सिमिलर काइंड ऑफ. दोनों का नेचर सेम ही है. एक मिलता है फंड के बदले में, एक मिलता है स्टॉक के बदले में. आगे आगे नोट भी लिखाऊंगा आप लोगों को. टर्म लोन तो जानते ही हो सर. ठीक है, टर्म लोन मतलब लंबा समय के लिए लोन लेना, रिपे करना. वर्किंग कैपिटल टर्म मतलब ये क्या है, डे टू डे बिजनेस एक्सपेंस के लिए ना आपको पैसा चाहिए होता है, तो इसके लिए भी ना आपको वर्किंग कैपिटल लोन अलग से मिलता है. ठीक है, मतलब एसेट खरीदने के लिए नहीं, आपको कोई मशीन खरीदना है उसके लिए नहीं. ठीक है, वो टर्म लोन के अंदर आ जाएगा कि मशीन परचेस करेंगे टर्म लोन दे दो, नहीं, दिस इज नॉट दैट. दिस इज अ वर्किंग कैपिटल लोन. चैप्टर है सर आप लोगों का, एक बड़ा चैप्टर है सर, तो क्वेश्चन करना पड़ेगा बहुत सारा. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तब मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा. सर बिल, परचेज, डिस्काउंटिंग, ये तो सर ये तो सिंपल सिंपल हो गया ना. बिल डिस्काउंटिंग तो आप लोग बिल सब एक्सचेंज में पढ़े होंगे. हाँ, किसी ने किसी से उधार लेता है, फिर उस उधार के बदले पैसा नहीं होता तो बोलते भाई मेरे अगेंस्ट में बिल ड्रॉ कर दो, और बिल ड्रॉ के अगेंस्ट में बैंक उनको डिस्काउंट करके पैसा दे देते हैं. ये भी एक तरह का लोन हो गया. नॉन फंड बेस्ड में होते हैं सर, गारंटी बेस्ड लोन होता है. ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट टाइप में लोन होता है. ठीक है, तो ये भी छोटा छोटा लोन नॉन फंड बेस्ड होता है. आगे आगे मैं ये सभी चीजें आपको लिखाऊंगा नोट्स में, बिकॉज ये सभी पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, इंटरनेशनल फंडिंग, हाँ सर ये भी मिलता है क्या? हम लोग इंटरनेशनल फंडिंग लेंगे. चलो, चाहिए आपको इंटरनेशनल फंडिंग? अरे मिल जाएगा, बिजनेस में दम होने से इंटरनेशनल फंडिंग में आजकल मिल जा रहा है. फंडिंग टुडे इज नॉट लिमिटेड टू डोमेस्टिक मार्केट विद लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. सर किसके जमाने में आया था ये लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? कोई मुझे बता सकता है? कौन थे हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर, कौन थे हमारे देश का फाइनेंस मिनिस्टर? मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे. मनमोहन सिंह कौन थे? प्राइम मिनिस्टर. थैंक यू सर. तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, देन फाइनेंस मिनिस्टर. बट उस टाइम पे पीएम कौन था? पीवी नरसिम्हा राव. हम लोग जो स्कूल में एडमिशन किए थे ना बचपन में, KG1 KG2 में, तब यही पढ़ना पड़ता था. भारत का प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो हम लोग बोलते थे चिल्ला के पीवी नरसिम्हा राव. ठीक है. उसके बाद आया था HD देवेगौड़ा. ठीक है, वो भी बहुत दिन तक पढ़े थे, याद है, बचपन वाला बात है सर, लेकिन ठीक है. पीवी नरसिम्हा राव उस जमाने का बात है जब ये LPG आया था सर, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. और ये लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन ना भारत के लिए कोई स्पेशल डिसीजन नहीं था. मतलब ऐसे बोलो कि ज़रूरत था. अगर नहीं करते तो भारत का इकोनॉमी आज तो फिर भी 3% स्टॉक मार्केट में ग्रोथ दिखाई दे रहा है आपको. स्टॉक मार्केट में 3% लोग इन्वेस्ट किया है पॉपुलेशन का. अगर उस टाइम पे LPG ना होता तो ये 3% 1% पे भी जाता कि नहीं जाता, इसमें बड़ा बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता. क्यों सर? बिकॉज इंडिया को बहुत पैसा का जरूरत था. इंडिया के अंदर कोई भी न्यू काम करने के लिए पैसा नहीं था. क्यों नहीं था? इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है सर. सर भारत सर लूटते लूटते खत्म हो गया. मतलब हम लोगों को ना अंदर से ना मार दिया था, अंदर से मार दिया था. हमारे देश का जो लोग है ना, इनको मार दिया था. मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत कोई छोटा मोटा कंट्री है नहीं, बट हम लोग वो ना, क्या बताएं आपको, दुख का बात है. मतलब ऐसा क्या हालत हो गया कि आपके मन में सवाल चल सकता है कि अगर LPG ना करता तो क्या प्रॉब्लम हो जाता. कभी आपके मन में सवाल आया है कभी कि भारत अगर अपना इकोनॉमी का डोर दुनिया के सामने नहीं ओपन करता, फॉरेन का पैसा अगर नहीं आने देता, तो क्या प्रॉब्लम था? सर प्रॉब्लम कुछ नहीं था. अगर वो वाला भारत होता ना, जब जब भारत को गोल्डन बर्ड्स कहा जाता था, सोने की चिड़िया. ठीक है, ये तब का भारत था जब भारत में लूटमार नहीं था, कोई फॉरेन पावर आके भारत को लूटा नहीं था. हाँ, एक सिंपल सा बात करें आपको, हम लोग यहाँ पर ब्रिटिश का बड़ा तारीफ करते हैं. कभी आपने कभी सोचा है कि जब
सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आई डोंट नो आप लोग जानते कि नहीं जानते, मतलब भारत का हालत खराब क्यों नहीं होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया का आर्मी, ठीक है, मतलब इंडियन आर्मी ब्रिटिश के लिए लड़ने गया था। वो तो ठीक है, चलो वो तो फिर भी मान लिए, गांधी जी ने क्या किया था नहीं किया था मैं छोड़ देता हूँ, सुभाष बोस के साथ झगड़ा सब समझ गया, लेकिन सबसे बड़ा दुख का बात यह है कि वर्ल्ड वॉर में इतना सारा लोगों को, उनके लोगों को खाना देने के लिए ब्रिटिश अपना लड़ाई लड़ने के लिए पूरा इंडियंस को भूखा मारा, और उसका सारा का सारा चावल, मतलब तब बंगाल का मतलब होता था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आप समझ रहे हैं ना सर, तब बंगाल का मतलब होता था ये बंगाल होता था सर, तब ये होता था तब बंगाल। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये एरिया चावल प्रोडक्शन वगैरह में, खेती बाड़ी में बहुत बहुत डेवलप था और बहुत फर्टाइल भी है। यहाँ का जितना टोटल खाना वो सब लेके चला गया था ब्रिटिशर्स अपने को खिलाने, इंग्लैंड को खिलाने के लिए। क्या आप कभी फील किए हो ये तकलीफ क्या है? बोलो, इंसान है या जानवर? मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि भारत तो ऐसे ही कॉलोनी है, ठीक है मान लिया, बट कम से कम यहाँ का खाना लेके वहां पर तो मत दो यार। भारत किसी भी पक्ष में नहीं था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, मतलब ये थे ब्रिटिश, क्या बताऊं आपको। अब जो कंट्री स्पाइनल कॉर्ड जिसका टूट जाए 1947 से 1990 आते आते, उसको तो स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करने में ही समय लग जाएगा। क्या आप लोग मेरा बात का प्रॉब्लम को, मतलब क्यों इंपॉर्टेंस दिया मैंने इस बात को, समझ रहे हो सर? मैं आपको हिस्ट्री नहीं सुना रहा हूं, बट एक कंट्री का फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंट्री के लोगों का स्पाइनल भी तो सीधा, मतलब उसका जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना सिरदाड़ा, हाँ, या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको तो सीधा कर ले। तो 47 से 90 तो स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करते करते निकल गए कि हाँ भाई हम सीधा खड़े हुए, अब चल सकते हैं, ऐसा हालत कर दिया था। आप लोग पढ़े होंगे सर बंगाल का काला दिन के बारे में, बहुत इतिहास में जब भी देखोगे मिल जाएगा थोड़ा बहुत, बट ज्यादा करके नहीं पढ़ाया। क्यों? उसका अलग राजनीति है, क्या बताऊं आपको। ओरिजिनल हिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता हम लोगों को, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाया गया, उसका अलग रीजन है, मैं ये सब राजनीति में नहीं जाना चाहता, बट इतना जरूर कहूंगा आपको कि ये 1991 में इकोनॉमी को ओपन करने के लिए मजबूर हो गया था देश, क्योंकि पैसा नहीं था, सब खत्म था। ऐसे थोड़ा बहुत कोशिश करके 47 से लेके 90s तक कैसे भी करके चल पड़े, लेकिन हवा टाइट हो रहा था। ऊपर से अमेरिका के पास गेहूं का लोन था, PL48, जानते हो सर आप लोग? यूएस के पास रोटी के लिए लोन था हमारा, रोटी का लोन, नॉलेज है आप लोगों को? हो सके तो PL48 के बारे में प्लीज थोड़ा सा, 480 मोस्ट प्रोबेबली, हो सकता है थोड़ा सेक्शन गलत हो। PL480 यूएस के पास लोन था हमारा, गेहूं भी दिया था हमें, ऐसे बोला था कि अमेरिका बोला था, वो तो और एक लूट मार है, वो बोला था कि इंडिया को हमें दे दो 10 साल में बना देंगे। एक ब्रिटिश कम था क्या 200 साल? हाँ, अब अमेरिका के पीछे पड़ते। तो जो भी हो, देन प्राइम मिनिस्टर सोचा था नहीं एक काम करते लोन ले लेते हैं, तो लोन ले लिया था। तो ऐसा बहुत सारा कर्जा चुकाते चुकाते 91, अब पैसा नहीं है, बिजनेस कैसे बनाएंगे, फंड का जरूरत है, इनोवेशन तो छोड़ो, एजुकेशन का हालत तो और खराब, तो कम से कम कुछ आए बाहर का पैसा, इंटरनेशनल फंडिंग आ जाए। हाँ सर, फंडिंग आएगा तो इंडिया में कुछ बनेगा, कुछ फैक्ट्रीज होगा, वहाँ पर लोग काम करेगा, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में भी लोग सोचेंगे। ऐसे टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट के बारे में ही ज़्यादा सोचा गया था, ठीक है। ऐसे कुछ विरोध भी हुआ था, जैसे चिप्स कुरकुरे का फैक्ट्री नहीं आना चाहिए था, ऐसे विरोध था। देन कांग्रेस था ऑन दैट टाइम, तो उस टाइम पे जो एंटी थे सर, मतलब जो विरोधी थे, वो बार बार बोल रहे थे कि पेप्सी, चिप्स, कुरकुरे इनको नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि इनके आने के कारण हमारा डोमेस्टिक मार्केट खराब हुआ। सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आना चाहिए सर, आप समझ रहे हो। देन जो विरोधी थे उस टाइम पे, कांग्रेस नहीं ये किया था, बिकॉज तब मिलीजुली सरकार भी था नरसिम्हा राव के टाइम के, कांग्रेस मेनली पावर में था, यूपीए का सरकार था, तो मैक्सिमम का मानना था कि टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट आने दो फॉरेन से इंटरनेशनल फंडिंग में, बट कम से कम पेप्सी कुरकुरे जैसा फंडिंग तो ना है। बट सर रोक नहीं पाए, सारा का सारा फंडिंग आ गया। तो नॉट लिमिटेड टू डोमेस्टिक मार्केट, ऐसे तो मार्केट अभी पूरा ओपन है, ठीक है, बहुत सारा चीज़ों पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया है। अब क्या है ना, किसी को रोकेंगे किसी को नहीं रोक, मतलब अटक देंगे, मुश्किल हो जा रहा था। आई अंडरस्टैंड, में मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि इतना आसान नहीं होता पॉलिसी मेक करना। जो भी हो, जो भी हुआ था ज़रूरत था,
तो रेज कैपिटल फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट। सर इसके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज फ्लिपकार्ट को तो आप लोग जानते ही हो। फ्लिपकार्ट में किसका इन्वेस्टमेंट है, जल्दी बताओ सर। वॉलमार्ट का। थैंक यू सर। पेटीएम में सॉफ्ट बैंक, अलीबाबा, चाइनीज बड़े बड़े, जापानीज चाइनीज बड़े बड़े कंपनी का फंडिंग है। तो ये हो गया सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कुछ सिंपल एग्जांपल। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सर ये लोग कौन है? अरे सर ये फॉरेन कंट्री है, फॉरेन गवर्नमेंट है, फॉरेन म्यूचुअल फंड कंपनीज है जो हमारे इंडिया के अंदर बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। सर क्या बात करते हैं, चलो आपको दिखाते हैं किसके बारे में दिखा है। पेटीएम दिखा दे क्या? हाँ पेटीएम से ही देख लो, होल्डिंग्स में चलते हैं। ये देखो सर, दिखाई दे रहा है क्या? ये शेयर होल्डिंग पैटर्न है पेटीएम का, रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशन होल्डिंग पेटीएम का 10% है सर, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन। म्यूचुअल फंड्स वगैरह 0.81, प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर 0 दिखा रहा है बट ऐसे नहीं है, थोड़ा कुछ गड़बड़ है। रिटेल में 88% बता रहे हैं सर, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी और कंपनी का टीसीएस का देख सकते हो, ठीक है, आपको एफआईआई दिख जाएगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। ये दिखाई दे रहा है ना जो मैं शो कर रहा हूँ आप लोगों को? हाँ रे, ये देखो ये टीसीएस है, इसमें प्रोमोटर का होल्डिंग है 72%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है 14.98%, ठीक है। मतलब जिसमें फॉरेन म्यूचुअल फंड्स, फॉरेन गवर्नमेंट, ये लोग इन्वेस्ट करके रखता है, जिसमें फॉरेन पैसा इंडियन कंट्री में क्या हो रहा है, लो हो रहा है, इंडिया को पैसा मिल रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए और भी कुछ दो चीजें हैं जिसके बारे में शायद आपको नॉलेज होगा, कभी जरूर सुने होंगे। सर एडीआर जीडीआर जानते हो? अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स एंड ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स, नाम सुने हो सर? हाँ सर, नाम सुने हो कभी पहले एडीआर जीडीआर के बारे में? ये भी इंटरनेशनल फंडिंग है। सर नाम सुना कि नहीं सुना, इतना तो पूछे, बोलो ना। हाँ सर, नाम सुने हुए हैं। ठीक है सर, बस नाम सुनने से ही होगा। ये अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स एंड ग्लोबल डिपोजिटरी दोनों ऑलमोस्ट सेम है। ये अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट बेसिकली अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में मिलता है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स लंदन स्टॉक एक्सचेंज में मिलता है। क्या करता है सर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स एक ऐसा डिपोजिटरी रिसिप्ट्स है जिसमें अमेरिका शेयर इशू करता है, ठीक है, ऐसे शेयर का इशू करता है, मैं आपको इसका डिटेल्स बाद में बताऊंगा बट अभी थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे शेयर इशू करते हैं जो अमेरिकन मार्केट में लिस्टेड है बट नॉन अमेरिकन कंपनी है। तो नॉन अमेरिकन कंपनीज का शेयर्स के बेसिस में वो डिपॉजिट इशू करता है, ठीक है, जिसके थ्रू से वो क्या करते हैं, फॉरेन मार्केट में लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो ये एडीआर या जीडीआर सेम टू सेम यूके के केस में भी, मतलब ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स के नाम से जो जाना जाता है, वो भी सेम मैकेनिज्म में काम करते हैं बट वो लंदन मार्केट में ऑलमोस्ट इन्वेस्ट है। उसमें भी फॉरेन कंपनीज जो यूके मार्केट में इन्वेस्टमेंट है उसके थ्रू से वो शेयर इशू करता है और फॉरेन फंड में कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका एक पूरा अलग डिस्कशन करूंगा मैं, ठीक है। अभी बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ कि ये भी एक तरह का एसेट है ग्लोबल मार्केट में। मैं बाद में नोट लिखाऊंगा आप लोग, अभी मैं नोट्स के अंदर नहीं जा रहा हूँ, बस आपको नाम बता रहा हूँ, थोड़ा कनेक्शन दे रहा हूँ कि कितना कितना तरह का चीजें होते हैं जिसके थ्रू से फंड जुगाड़ कर सकते हैं। तो जैसे एफडीआई हो गया, ठीक है, एफआईआई हो गया, एडीआर जीडीआर हो गया। आई विल डिस्कस इन डिटेल्स, आगे आगे चर्चा जारी रहेगा, नोट्स भी लिखाऊंगा। एक पॉइंट है सर। सर हाँ बोलो सर। सर हम लीव कर जाए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है बाबू जा, रेस्ट कर रेस्ट कर रेस्ट ठीक है कर। सर। सर कल मैम का कल आपका क्लास जो क्लास है, है? कल थर्सडे है क्या? नहीं, कल अगर मेरा क्लास है, जैसे मान लीजिए जीएसटी है तो मेरा रहेगा, एफएम अभी मेरा चल रहा है, ठीक है। मैम का क्लास अगर है लाइक कॉस्ट अकाउंट्स है तो फिर ऑफ रहेगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, रख रहे सर। ओके ठीक है, रख। अच्छा
सर आगे देखो एंजल फाइनेंस। सर ये एंजल फाइनेंस क्या हो जाता है, मैं आपको पहले ही बोला था थोड़ा सा कि एंजल फाइनेंस का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्टिंग फेज में। एंजल फाइनेंस इज ए फॉर्म ऑफ एन इक्विटी फाइनेंस, ये इक्विटी शेयर होल्डर जैसे ही होते हैं। फिर एन एंजल इन्वेस्टर इज ए वेल्दी इंडिविजुअल हु प्रोवाइड कैपिटल फॉर स्टार्टअप, मतलब आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके बिजनेस में पैसा डालेगा इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप और इक्विटी इन दी कंपनी, कंपनी में शेयर लेगा, स्टेक लेगा। एंजल इन्वेस्टर्स हैव आइडियल कैश अवेलेबल, उनके पास पैसा होता है एंड लुकिंग फॉर हायर रेट ऑफ रिटर्न, उनको ज़्यादा चाहिए होता है, बट इज गिवन बाई ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट। Typically, angel, as they known as, will invest around 25 to 60% to help a company get started. मार्केट में बहुत सारे ऐसे एंजल कंपनीज है सर, ठीक है, जो मार्केट में स्टार्टिंग फेज में इन्वेस्ट करते हैं। मैं बाद में आपको इसका एग्जांपल्स भी बताऊंगा, ठीक है। तो दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस समटाइम इज लास्ट ऑप्शन फॉर स्टार्टअप्स, मतलब अगर कहीं पर कुछ नहीं होता है तो एंजल फाइनेंस इज द लास्ट ऑप्शन। मतलब दुनिया हर 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 एक मतलब चौकाट घूम के आ गए, बट हर कोई आपको ठुकरा है, स्पेशली बैंक, ठीक है, ये सब चीज़ें में आपको कोई सुविधा नहीं मिला। लास्ट ऑप्शन से एंजल फाइनेंस अगर आपको कोई मौका दे दे तो, which does not qualify for bank funding and are too small for venture capital finance। मतलब वेंचर कैपिटल तो वहीं पर आता है जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, बिजनेस स्टार्ट होके थोड़ा सक्सेस मिलता है तभी वेंचर फंड आता है, ठीक है। लेकिन एंजल फाइनेंस एकदम स्टार्टिंग फेज में, जब आपको मैं बोला ना, जब बैंक फाइनेंस नहीं मिलता तो लास्ट ऑप्शन स्टार्टअप के लिए एंजल फाइनेंस ही है, ठीक है। ऐसे बहुत कंपनीज ऐसे हैं लाइक 99 एकर आपका जोमेटो, ठीक है, या फिर आप ऐसे बोलो ओला, ऐसे काफ़ी सारा ऐसे कंपनीज है जो स्टार्टिंग में एंजल फाइनेंस से ही स्टार्ट किया था। और भी नाम है, सारा नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं नेक्स्ट दिन आपको और भी एग्जाम्पल बताऊंगा जो आज काफ़ी सक्सेसफुल बना है, लेकिन जिनको बैंक नहीं समझ पाया था, ठीक है। तो बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो जिंदगी खत्म नहीं है, ऐसा बात नहीं बिल्कुल, ओके ओके सर। अच्छा, ये तो बात मैं पहले भी किया था कि आपको जो पैसा है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मतलब आप अपने पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करोगे, कुछ फिक्स एसेट्स में डालना है, वर्किंग कैपिटल में देना है, मैं लास्ट दिन बताया था ये वाला चीज़। अच्छा, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बता के आज का क्लास में कंप्लीट करूंगा, जिसमें आपको मैं आज बताऊंगा सर फाइनेंस फंक्शंस या फाइनेंस डिसीजंस, ठीक है। ये फाइनेंस फंक्शंस या फाइनेंस डिसीजंस क्या है सर, इसमें वैल्यू ऑफ ए फार्म, मतलब फार्म का वैल्यू कैसे डिसाइड करें, will depends on various finance functions. It can be expressed as value of firm equals to functions of IFD। सर ये IFD क्या है, मैं पहले ही बताया आपको कि किसी भी फर्म का वैल्यू डिपेंड करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे, फाइनेंसिंग डिसीजंस पे और डिविडेंड डिसीजंस पे। ये IFD क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस एंड डिविडेंड, मतलब पैसा जुगाड़ कहाँ से हो रहा है, फाइनेंस कहाँ से कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा है, और कंपनी डिविडेंड कैसे रीपे कर रहा है। ये तीनों चीज़ धीरे धीरे एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे, आज तो और नहीं करूँगा, ठीक है। एक्चुअली वो मैम का तबीयत थोड़ा ख़राब है ना, तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करूँगा क्लास। तो ये चीज़ मैं नेक्स्ट दिन आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा कि कैसे फार्म का वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड फाइनेंस के थ्रू से, और वो बताने के बाद मैं आपको ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशंस बता पाऊंगा सर, ठीक है। मैं थोड़ा बताता आज और, लेकिन थोड़ा सा मैम को तबीयत खराब है, थोड़ा सा कुकिंग में भी थोड़ा सा अभी हेल्प करना है, 2-3 दिन लगेगा मैम का तबीयत ठीक होने में, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी डिटेल्स बताऊंगा कि कैसे फार्म का वैल्यू डिसाइड किया जाता है थ्रू इन्वेस्टमेंट, थ्रू फाइनेंस एंड थ्रू डिविडेंड। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को, प्लीज बताइए। हाँ सर ठीक है। ठीक है अनिमेश, बुझते पारली ताले जस्ट स्टार्ट করলাম हाँ এখনো सर, কিছুই না, এই জাস্ট ইন্ট্রো চলছে, अभी बहुत सारा चीज ये बताना है सर। नंदिनी, प्रिया, কোনো ধরপড়ই নেই। रोशनी, ओके सर ठीक है। रोशनी तथा बोलो सर, क्लियर है? है दादा। ओके हाँ सर सर। ठीक है, मैं नोट शेयर कर लूँगा, यस सर। ठीक है, मैं नोट भी शेयर कर लूँगा, जिन लोगों का लास्ट क्लास मिस है वो भी मैं शेयर कर लूँगा। आप लोग प्लीज़ घर पे थोड़ा गो थ्रू करो, फाइनेंस का बेस और 1-2 क्लास के अंदर मैं बना लूँ, उसके बाद कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ओके सर ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। हाँ राक्षी दादा। ओके ठीक है, टाटा। गुड बाय नाइट। सर। ओके टाटा। राक्षी सर। अच्छा रख।